हाय, मैं हूँ स्नेह देसाई। हाय, मैं हूँ शिवांगी देसाई। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। अभी तक ना कभी कोई झगड़ा हुआ है, ना ही कोई बहस। हम आपके पास लेकर आ रहे हैं हमारी मैरिज लाइफ की ये सारे सीक्रेट्स। अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है और क्या सही है? जब आप अरेंज मैरिज और लव मैरिज का डिफरेंस देखते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं है। एक में सुसाइड हो रहा है, दूसरे में मर्डर हो रहा है। So what do you think? What is the right age to get married? मेरे मुताबिक आई डोंट थिंक सो देयर इज अ एज टू इट। हम जिस जमाने में जी रहे हैं, मैरिज शुड नॉट बी अ गोल। जब शादी को गोल बना दिया जाता है तभी शादी के फेलियर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो सर, आपका क्या मानना है कि लव इज अ चॉइस और लव इज अ फीलिंग? लव इज डूइंग, सो टू डू इज टू लव। फीमेल ज्यादा ओवरथिंक करती है कोई भी चीज को लेके, स्पेशली मैरिड विमेन। सो व्हाट डू यू थिंक, फीमेल को ओवरथिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फीमेल नहीं, कोई भी इंसान को ओवरथिंक करना ही नहीं चाहिए। कि मुझे लगता है कि आज जैसे मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, वैसे एक और बीमारी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी। कोई एक ऐसी चीज जो आपके फ्यूचर चाइल्ड को आप कभी नहीं कहना चाहेंगे? बेटा बड़े होके जो लोग ये कुंडली और उसमें मानते हैं, मैं कहूँगा वो गलत तो नहीं है, मगर वो हमारा हार्डवेयर है जिससे लेकर हम पैदा होते हैं। तो आपका हार्डवेयर आपकी कुंडली है, बट आप ये नॉलेज जो पा रहे हैं उससे अपना सॉफ्टवेयर कितना अपग्रेड करोगे ना, उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करता है, चाहे वो फैमिली लाइफ का हो या बिजनेस का हो। एक बिलीफ जो आपको दुनिया से अलग बनाता है, जिसके कारण आप दुनिया से पूरे अलग हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब अलग हैं, मैं अलग नहीं हूँ, हम सब अलग हैं। कुछ लोग जान चुके हैं, कुछ लोग जानने वाले हैं। वाह वाह। जब एज अ कपल के तौर पे, बिकॉज हमारा जो शो है वो है हैप्पी फैमिली पॉडकास्ट है ये, एंड जहाँ पर हम हर कुछ जो भी करते हैं वो हमारे परिवार के लिए करते हैं। ज़्यादातर मुझे लोग कहते हैं कि ऑफिस के कारण घर चलता है। मैं कहता हूँ ज़्यादातर घर के कारण ऑफिस चलती है। क्या बात। घर में यदि अच्छे रिलेशनशिप होंगे, हैप्पी रिलेशनशिप होंगे तो ऑफिस अपने आप चल जाएगा। सो कई बार कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी वैसा सिचुएशन आता है कि वो कहते हैं कि सर 9 to 5 लोग एकदम घोड़े की तरह दौड़े, उसके लिए काम करवाओ। मैं कहता हूँ कि नहीं, वो 5 to morning 9 में हैप्पी रहेंगे तो फिर अपने आप घोड़े की तरह दौड़ना शुरू करेंगे। सो वो मैंने आपके अंदर देखा हुआ है, आप दोनों के अंदर देखा हुआ है कि अब दोनों का जो बॉन्ड है, जो लव है, जो केयर है, वो अल्टीमेट है। वो स्टेज पे भी दिखता है ना, आपस में जब आप हो तब भी दिखता है। सो सबसे पहला सवाल कि आप दोनों पहली बार कब मिले एंड किसने प्रपोज किया था? आई थिंक इसी में पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। इतना इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग कि शिवांगी पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर के साथ मेरे सेमिनार्स में आए थे, बट तब तो मेरे लिए वो एक पार्टिसिपेंट थे, तो कोई ज़्यादा टच या कॉन्टैक्ट पॉइंट मेरा नहीं था। एंड मेरी पहली मुलाकात उस रूप से कि भाई क्या ये मेरे फ्यूचर फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो मैं कहूँगा जब हुई एक कॉमन फ्रेंड के द्वारा, वो और हमारी शादी आई गेस सिर्फ 2-3 महीने का ही टाइम फ्रेम था। सो वेरी क्विक। सो दैट वाज वेरी क्विक। ग्रेट। आई गेस द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़ और उनका परिवार जो मैं मिला, मुझे लगा कि इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। सो पहले प्रपोजल किसकी ओर से आया हुआ था? आई गेस हम दोनों की ओर से नहीं था, कोई थर्ड पर्सन था जिन्होंने इनके घर पे जाके बोला कि स्नेह सर की बात शिवांगी के लिए आई है, और हमें आके बोला कि उनकी बात मेरे लिए आई है। क्या बात है। हाँ, एक नारद मुनि है हमारी जिंदगी में। और वो चाहते थे हम मिले, तो वो मिले। उनकी वजह से आज हम साथ में हैं। वंडरफुल वंडरफुल। बट मैंने जब 2010 में स्नेह सर का प्रोग्राम पहली बार अटेंड किया था, मैंने एक टेक्निक थी उसमें कि आप अपने लाइफ पार्टनर को इमेजिन कर सकते हो, आपके गोल को अचीव कर सकते हो। तो उसमें मैंने कहीं सोचा था कि अगर मैं जब शादी करूंगी, मेरे लाइफ पार्टनर में अगर स्नेह सर की 1% क्वालिटी आ जाएगी तो मेरी लाइफ धन्य हो जाएगी। तो उस वक्त मैंने जब विजुअलाइज किया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे स्नेह सर खुद ही मिल जाएंगे। सो 1% नहीं 100% 100% मिल जाएंगे। मेरी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक काम करती है। बट आई रिमेम्बर उस वक्त ऐसा था, सेलिब्रेशन का माहौल कि घर पे तो बस मतलब उसी की बात हो रही है कि इट वाज अ सेलिब्रेशन, अ फेस्टिवल। आई स्टिल रिमेंबर परीक्षित सर, जब शिवांगी के लिए मेरी हाँ हुई थी तो होता है ना कि आसपास काफ़ी सारे आपके शुभचिंतक हैं, वो
मेरा लाइफ स्टेटस फाइनेंस सब कुछ देख के मुझे कह रहे थे कि बट सर थोड़ा ऑप्शंस और भी देख लीजिए, मतलब वो एक बड़े बिजनेसमैन है, वो भी आपके दोस्त है, उनकी भी एक बेटी है और वहाँ पर ये बड़ा नाम है, वो सेलिब्रिटी है, ऐसा सब भी आसपास चल रहा था। राइट। बट अगर मैं वो सारे पैरामीटर्स में जाता तो आई एम श्योर कुछ और ऑप्शंस मिल जाते अच्छे। बट मुझे लगता है कि मैंने एक्सटर्नल से ज़्यादा एक इंटरनल पैरामीटर पर फोकस किया, तब जाके मैं सही डिसीजन ले पाया। और आई थिंक जो ज़्यादातर अभी लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं वो शायद एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आई थिंक आप यदि बता पाए कि कौन सी ऐसी 2 या 3 खूबी आपने देखी या फिर मे बी आपने देखी, तो ढेर सारे लोगों को अपने सिलेक्शन को लेकर शायद हेल्प मिल सकती है। मैंने एक 15 चीज़ों का लिस्ट बनाया था, सभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें से 2-4 जो है मेन वो ये थे कि भाई मैं जिस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ वो मेरा फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसा होगा करके मैंने 15 चीज़ें लिखी थी जो एक्चुअली मेरे लाइक्स डिसलाइक्स थे और कैसे मैं ज़िंदगी जीना चाहूँगा, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो सकता है, घूमने फिरने को लेकर हो सकता है, सोच को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो सकता है। और वो सारे एस्पेक्ट्स जब मैंने लिखे तो जब एक आपका वक्त आता है ना, जब माता पिता आसपास के लोग थोड़ा आपको फोर्स करते, उम्र हो गई, ये देख लो वो देख लो, तो मैंने कहा था कि ये 15 में जो मैच होता है ना, आप बोलते ना मैं बैठ जाऊंगा मंडप में। क्या बात है। मैं उतना श्योर था वो चीज़ों को लेकर के। जब शिवांगी मुझे मिले तो मैं कहना चाहूँगा कि इट वॉज 100 आउट ऑफ 100। वंडरफुल। इट वॉज अ डिवाइन प्लान। बट हाँ, हमारी कुंडली नहीं मिली थी। उसमें भी हमारे एक बहुत अच्छे गुरु समान दोस्त ही है जिनको मैं मेंटर ही कहता हूँ, जो हमारे साथ भी है। उन्होंने जब कुंडली मिलाई तो काफ़ी सारे चीज़ें इम्बैलेंस उनको दिखी और उनके हमें कहना था कि भाई आपके उसने अगर ये शादी होगी तो हेल्थ चैलेंज आ जाएगा, फाइनेंशियल चैलेंजेस आ जाएंगे, बिजनेस डाउन हो जाएगा, यहाँ तक मुझे तो बोल दिया था कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगा आपका। तो सब कुछ सुनने के बाद मुझे तो हंसी आ रही थी। उसका रीज़न है कि मैं इतना जानता हूँ कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कभी फाइनेंस डाउन होगा तो अब भी तो हो जाएगा। राइट। और शिवांगी के आने के बाद बहुत अप हुआ है। फिर जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, वो हेल्थ कोच बन गए तो उन्होंने मेरी हेल्थ पे और भी ज़्यादा शुरू कर दिया, पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। और वो एक्सीडेंटल डेथ वाला जब पॉइंट आया तो मुझे इसलिए हंसी आई थी कि मैं वैसे भी एडवेंचर्स वगैरह में घूमते रहता हूँ, तो मुझे तो वैसे भी बिस्तर पे लेटे लेटे बीमारी से मरना भी नहीं है। वेरी गुड, ग्रेट। पॉइंट ये था कि भाई अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, लाइफ के पर्पस मैच हो रहे हैं, तो और क्या सोचना है। और मुझे कहाँ 100 साल जीना है, जितना जिए उतना अच्छा जिए, दैट इज व्हाट मैटर्स। वंडरफुल। सो सर के लिए 15 में से 15 गुण मिल रहे थे। इन योर केस आपने ऐसी कौन सी क्वालिटी उनके अंदर देखी? मैंने तो कृष्ण से ही शादी कर ली, तो मतलब कोई मैंने लिस्ट नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं था। बट ऐसा था कि हाँ, माइंड में ऐसा था शादी से पहले कि स्नेह सर जो स्टेज पे है, क्या ऑफलाइन भी, क्या ऑफ स्टेज भी वैसे ही होंगे। और आज 8.5 साल हो चुके हैं शादी के, एंड आई कैन से कि स्नेह सर जो स्टेज पे है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। मूवी जो है जिसमें वो रियल लाइफ में जो वो जीते हैं, वो ना सिर्फ जो सिखाते हैं वो जीते हैं, उससे बियॉन्ड जीते हैं। तो मुझे इसीलिए एवरी डे उनके लिए प्यार बढ़ते ही जाता है। बट उस वक्त जो था वो यही था कि उनके पैसों के साथ, सक्सेस के साथ कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मुझे मल्टीपल टाइम्स कहा था कि शिवांगी तुम स्नेह देसाई से शादी मत करना, तुम स्नेह जो अंदर है उसको एक बार पहचान लेना और घर पे भी पूछ लेना, मैं को जान ले, ना कि स्नेह देसाई जो कोच है उनको जान ले। तो आई थिंक मुझे उनके अंदर का जो मटेरियल है वो इतना अच्छा लगा। तो हाँ, उनकी ओर से ही आनी थी, मेरी ओर से तो हाँ ही थी। वंडरफुल, ग्रेट। सो जो आपने बताया कि 8.5 साल का ये काफ़ी हेल्दी एंड हैप्पी रिश्ता है। ज़्यादातर रिलेशनशिप की शुरुआत होती है तो पहले जो चार्म होता है, पहले जो फायर होता है, वो शुरुआत में होता है, धीरे धीरे वो कम होता है। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि यदि आप ऐसा भी कहें कि अभी शादी को 8 दिन ही हुए हैं तो भी वैसा ही हमें फील होगा। तो वो चार्म, वो लव, वो केयर अभी तक यदि आपने बरकरार रखा है तो उसके पीछे के 2-3 सीक्रेट यदि आप कुछ बता पाएँ। आई थिंक वो जो आप बता रहे हैं ना कि 2-4 दिन का जो प्यार होता है वो इन्फैचुएशन होता है। एंड वो सिर्फ एक एड्रेनालिन और ऑक्सीटोसिन का एक
बहाव, केमिकल Rush, चेंजेस बॉडी rush, में है rush, कि जो आपको वो फीलिंग दे रहे हैं उसमें लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता. इट्स लाइक हैविंग अ केक और अ पेस्ट्री जो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस दे देता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ बिगाड़ता है. तो हमारे केस में ऐसा है कि एवरी डे हम एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, एक दूसरे के मिशन के ऊपर कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को हम जब देख रहे हैं इंडिविजुअली ग्रो करते हुए, तो दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा है. तो वो जो उनका मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होता है उससे प्यार होता है. एंड आई थिंक वो प्यार जो है ना वो सैलेड की तरह है. सॉरी, मैं हेल्थ कोच हूँ तो वो उसकी Salad लैंग्वेज आ अच्छी जाती बात है. बट वो सैलेड जो है वो शायद उस वक्त खाकर आहा फीलिंग ना आ जाए, बट अगर कंसिस्टेंटली खाया ना तो आपकी हेल्थ आहा ज़रूर हो जाएगी. तो इट इज़ लाइक दैट कि जब आप एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर पाते हो, मैं निकल जाता है. सिर्फ यही है मैं उनके मिशन में कैसे सपोर्ट करूं. फिट भारत शुरू ही किया क्योंकि मैं उनको सपोर्ट करना चाहती थी दुनिया बदलने के लिए, और उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन था. एंड आई थिंक मैं जो कर पा रही हूँ इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम. तो ऑफकोर्स वो प्यार नहीं है, वो रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट के पीछे पीछे प्यार फिर आ जाता है. ऑटोमेटिक आ जाएगा. या आई गेस इसीलिए कहा जाता है ना कि यू डोंट फॉल इन लव, यू हैव टू ग्रो इन लव. तो हमारे साथ 8-8.5 साल में वही हो रहा है कि एक दूसरे को लेकर के द काइंड ऑफ वर्क शी इज़ डूइंग, द वैल्यू शी इज़ एडिंग, तो मेरा रिस्पेक्ट, प्यार, सब कुछ बढ़ते जा रहा है. एंड एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे लिए मैटर करता है दैट शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड टू मी. एक वक्त के बाद जब आपकी शादी हो जाती है एंड 1-2 साल आप साथ रह चुके हैं, तो फिजिकल अट्रैक्शन का मैं मानता हूँ एक लिमिट होता है. वो किसी के लिए 2 साल का भी हो सकता है, किसी के लिए 25 साल का भी हो सकता है, जो भी है. बट उसके बियॉन्ड अगर आप जा सकते हैं, एंड इफ आई कैन फाइंड अ फ्रेंड इन हर, तो आज वो मेरे साथ, मुझे जिम बड़ा पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है, साथ में जिम उन्होंने ज्वाइन किया. हम साथ में वॉलीबॉल खेलते हैं, पिकल बॉल या पैडल खेलते हैं, हमने साथ में स्काई डाइव करना शुरू किया. तो ये सब कुछ मुझे लगता है दैट इज़ एडेड ऑन, एंड इस वजह से मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है कि भाई शाम को इफ आई एम नॉट फीलिंग वेल या कभी बिजनेस में कुछ मज़ा नहीं आ रहा और थक के कहीं से मैं ट्रिप से आया हूँ और मुझे कुछ दोस्तों को खोजने जाना पड़े. शी हैज़ बीन अ ग्रेट फ्रेंड टू मी. वंडरफुल. सो आई थिंक मुझे लगता है फ्रेंडशिप आपकी अच्छी है, ट्रैवलिंग आप ढेर सारा साथ में करते हैं, एंड एक्टिविटी कोई ना कोई यदि ऐसे कपल करते रहे, ये 3 चीज़ें मुझे लग रही है कि हर कपल को हेल्पफुल हो सकती है. एब्सोल्युटली. पर कभी ना कभी वैसा होगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही होगा. बिकॉज 2 सोल है, 2 अलग अलग एक्सपीरियंसेस 25-30 साल के बाद इकट्ठा हुए हैं, तो दोनों कौन कौन सी बातों में अलग है, एंड वो यदि आप बता पाए तो. आप आज झगड़ा करवा के छोड़िए. नो, हम एक्चुअली बहुत अलग है. नहीं, लोगों को लगता है कि वी आर वेरी अलाइक और हमें सब कुछ एक जैसे चीज़ें पसंद है, ऐसा नहीं है. मैं रात को 12:30-1 बजे एवरेज सोता हूँ. शिवांगी 9:30-10 के आसपास. 10 के आसपास. क्या अगर 12 तक मैं उनको जगा दूँ तो जगराता हो जाता है उनका. ओके. So she would wake up early. I'll wake up in my time. मेरा कोई अलार्म जैसा सिस्टम नहीं है. And she loves eating healthy. I also love eating healthy. But then I'm a foodie. तो उनको सैलड और फ्रूट देख के कहता ना मुंह में पानी आता है. ऐसा कैसे होता है भाई कि ब्रोकली देख के कोई खुश हो जाए. But she gets excited. सामने डेजर्ट पड़ा है तो उनके दिमाग में कुछ अलग केमिकल्स दौड़ रहे हैं, मैं वो देख के खुश हो जाता हूँ, एक्साइट हो जाता हूँ. एंड शी इज़ लाइक ये सब थोड़ी खा सकते हैं. तो हमारी स्लीपिंग हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है, इवन वर्किंग स्टाइल भी बहुत अलग है आई गेस. ओके. शी इज़ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन. अगर उनको एक गलती भी हमारे टीम मेंबर की निकालनी है, लाइक एक ग्राफिक डिज़ाइन आया है, तो पहला ऑडियो मैसेज उनका कैसा जाता है? Hello Shivam sir, hope you are doing good. It's a very wonderful design which you have made, but there is a small change. मुझे लगता है इतनी राम कथा क्यों कर रही हो? मुझे ग्राफिक डिजाइन बकवास 6 खत्म, ऑप्शन भेजो यार. So you are very quick and prompt.
हाँ, मैं थोड़ा सामने वाले का एक्स्ट्रा और मे भी कुछ आपको याद आ रहा है डिफरेंसेस में? नहीं, तो वो छोटी, आई थिंक वो डिफरेंसेस जो है ना वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों वाले हैं, बड़े नहीं हैं, बट छोटी चीज़ जैसे कि मुझे पंखा ज़्यादा पसंद है एसी के कंपैरिजन में, या मुझे ओढ़ कर सोना पसंद है, उनको बिना ओढ़े सोना पसंद है। तो ये बहुत छोटे छोटे से चेंजेस है। वही हस्बैंड वाइफ वाली कहानियां है वैसे तो, बराबर। कि इतना फिर पंखे और एसी क्यों रखने अगर ओढ़ के सोना है तो। बट एक्चुअली लोगों के मैंने देखा है कपल्स में, आपने भी आई एम श्योर ये देखा होगा कि ढेर सारे छोटी छोटी चीजों को लेकर बात ईगो पे आ जाती है। यस, और मुझे लगता है ये इसीलिए होता है क्योंकि जब बड़े बड़े डिफरेंसेस को आप रिजॉल्व ना करो ना, तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको है ना ट्रिगर करते हैं और फिर वो झगड़े में कन्वर्ट होता है। तो वो मोजे क्यों रखे? हम मोजे में उसी पर आ रहा था दैट शी लव्स कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, और मेरा ऐसा है मैंने जिधर रखा वही ऑर्गेनाइज्ड है, तुम छुओ मत उससे भाई, मुझे दूसरे दिन नहीं मिलता है। सेम हियर। सो अभी ये देख रहे हैं ऑफिस भी, जब मेघा आएगी मे बी, जब भी वो आए ऑफिस में तो ऑफिस वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और जब वो नहीं है तो मेरी और स्टाफ की सबकी बल्ले बल्ले होते हैं। सो डेफिनेटली यस, वो चेंज रहता है। एंड नाउ अब ये रिलेशनशिप के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बीच में डिफरेंस होने के बावजूद भी आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, दैट्स वंडरफुल थिंग। बट कई बार शायद हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बट व्हेन इट कम्स टू दी सासू माँ, खास करके सास बहू के झगड़े बहुत ज़्यादा, सीरियल भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चली। सो वहाँ पर आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? बिकॉज अपने घर में रहना और शादी के बाद में दूसरे घर पे आना, और उसके बाद में सासू माँ में भी बाकी के सारे फैमिली मेम्बर से एडजस्ट करना, एंड वहाँ पर सर का कैसा आपको सपोर्ट रहा, यदि कुछ आप शेयर कर पाए? नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं शेयर, बट टॉप चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। पहला सवाल, क्या इजी होता है एक बहू के लिए एक नए घर में जाना और वो सास ससुर के साथ अच्छे रिश्ते रखना? नहीं, इजी नहीं होता, किसी के लिए भी इजी नहीं होता। बट आपको बस 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है जो मैंने किया। जो सासू माँ है स्पेशली, उनकी नंबर 1 नीड होती है ज़्यादातर केस में थोड़ा सिग्निफिकेंस, मतलब उनको महत्व चाहिए, स्पेशली किचन में, स्पेशली घर में। बाहर शायद वो थोड़े अलग होंगे, बट घर में घर उनका है, किचन उनका है, वो वहाँ पर राज इन अ वे कर रहे हैं, और वहाँ आप जाते हो और वहाँ आप महारानी बनने की अगर कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आप उनको सर्व कर रहे हो, उल्टा आप वहाँ उनको अपोज कर रहे हो, सिग्निफिकेंस को अटैक कर रहे हो। तो मैंने जो किया है अब तक, जो मैं करती आई हूँ, दैट इज़ बस मैं उनको है ना ज़्यादा महत्व कैसे दे सकूँ, ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ज़्यादा उनको मैं केयर कैसे दे सकूँ, ज़्यादा प्यार कैसे दे सकूँ। सिग्निफिकेंस सुपरफिशियल लेवल पर होता है, बट नीचे डीप डाउन उनको लव एंड कनेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए। तो मैं दोनों देती हूँ। तो आज दिन तक ऐसा हुआ कि जब भी उनको कुछ भी चाहिए मैं पहले से ही इमेजिन करके उनको मैं दे दूँ, या तो उनका फेवरेट कुछ मुझे पता है कि ये चीज़ उनको पसंद है, जैसे हैंड रिटन लेटर मैं कभी उनके तकिए के नीचे रख के अपने काम पे या बाहर निकल जाती और कहती, मम्मी आप सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन सासू माँ है, या मॉम वी लव यू अ लॉट, फिर नीचे स्नेह एंड शिवांगी। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी सी चीज़ है। मुझे नहीं लगता कोई भी सास दुनिया में ऐसी होगी जो अपनी बहू को कहेगी ये क्या मुझे भेजा है, भले वो एक्सप्रेस ना करे या थैंक यू ना कहे, बट डीप डाउन तो अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है। तो हमें आई थिंक एज अ बहू ये हमेशा एफर्ट डालना चाहिए। मैं ये नहीं कहती सामने से रेसिप्रोकेट होगा, बट ये ज़रूर करना चाहिए कि हम उनको महत्व दें, और दूसरा थोड़ा सा लव एंड कनेक्शन दें। फिर वो सासू माँ आज नहीं तो कल ज़रूर बदलेंगे। आई विल ऑल्सो ऐड कि आई एम सो ब्लेस्ड, जो दोनों पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स इन लॉ, उनको मैं एलियन बोलती हूँ। बिकॉज आज ऐसा है कि पहला दिन शादी का था, पापा आए, मेरे ससुर आए और किचन में लेकर गए, दोनों हैं स्नेह और ससुर जी, और मुझे बता रहे हैं यहाँ पर चीनी रखते हैं, यहाँ पे चाय रखते हैं, यहाँ पर गेहूँ है, यहाँ पर आटा है, यहाँ पर बर्तन, और तुम्हें शिवांगी कल से यहाँ पे नहीं आना है। वाह। एंड आई वाज लाइक, मतलब ये लोग क्या। और बोले कितने बजे उठी? मैंने बोला 7 बजे। घर पे कितने बजे उठती थी? मैंने बोला इतने ही बजे। नहीं, कल से लेट उठना, आराम से उठना, कोई जल्दी नहीं है, और तुम्हें यहाँ पे कोई ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मन है आ जाओ, बट हमारे लिए कुछ बनाना नहीं है। और तुझे अगर कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाता हूँ, तुझे अगर चाहिए तो तू बोल देना। तो मम्मी गरम गरम हाथों से रोटी दे, क्योंकि बेटा तू काम पे आई है तो आराम से, तुझे लेट होगा, प्रोग्राम है,
तो वो सारी समझ मुझे लगता है जब आप एफर्ट डालते हो ना सामने से वो हो ही जाता है। बट ये मुझे लगता है शिवांगी ने तो काम शादी के एटलीस्ट साल 2 साल के बाद शुरू किया। बट कहते हैं ना ताली 2 हाथों से बजती है, तो शुरुआत में शिवांगी ने वो रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, एंड धीरे धीरे उनको भी रियलाइज़ हुआ कि भाई इनके पास पोटेंशियल है, तो उन्हें क्यों हमें किचन और घर में बांध के रखना है। तो एक जब बहू आती है तो कभी कभार उससे हमें इंडिया में ऑब्जर्व मैं तो करता हूँ कि कहीं कहीं हम बहू नहीं लेकिन नौकरानी लेकर आते हैं, ज़्यादातर उसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है। अब आप अगर ऑब्जर्व करें कि भाई घर की साफ़ सफाई 10-12 हज़ार में हो सकती है, खाना भी 15-20 हज़ार में बन सकता है, शहर वाइज अलग अलग डिपेंड करता है, बट तो भी आप घर पे रह करके 30-40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं बचा सकते। नहीं, बट अगर बहू पढ़ी लिखी है, उसके पास कोई काबिलियत है, पोटेंशियल है, वो अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करना अगर पसंद करते हैं, तो क्यों नहीं हम उनको सपोर्ट करें उसके लिए। आई मीन अभी भी वही कि तुम्हें दाल बनाना नहीं आता, अरे भाई वो एक ज़माने में जब आप बड़े हो रहे थे तो पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं थी, तो आपने घर संभालना सीख लिया, खाना बनाना सीख लिया। उनके समय पे पढ़ाई लिखाई थी, लेट्स से शी वाज अ टॉपर, आई मीन शी वाज श्योरली अ टॉपर, बट अगर कोई भी बहू है अगर वो पढ़ाई में अच्छी थी तो क्यों नहीं आप उनकी एबिलिटीज़ को सपोर्ट करें। और वो दोनों साइड से जब हुआ तो आई बिलीव कि फिट भारत मिशन खड़ा हुआ, या शिवांगी देसाई आज एक अच्छा डिसेंट लेवल पर एक ब्रांड नेम बन चुका है, लोगों ने जानते हैं। तो आई गेस दैट्स द रिलेशनशिप दे हैव, जिस वजह से ये हुआ है। वंडरफुल। और आई ऐड वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी हस्बैंड्स हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगा जो स्नेह ने किया। जब भी थोड़ा भी मुझे ऐसा कहीं लगता कि ये मुझे अप्रोच अच्छा नहीं लगा अपने इन लॉज से, लेट्स से फॉर एग्जांपल शुरुआत में, क्योंकि आप नए नए हैं और आप एडजस्ट करें तो आपको आदत नहीं है उनका इस तरह से बात करने के लिए, तो मुझे कहीं पर भी ऐसा लगता, मैं रात को स्नेह को बताती तो स्नेह मेरी फेवर नहीं लेते, मतलब मुझे सिंपथी, अरे बाप रे ऐसा हुआ, अरे ऐसा बोल दिया, ऐसा तो कैसे बोल दिया, वो मुझे चढ़ाते नहीं थे। वो मुझे ये कहते थे कि शिवांगी तू ये चाहती है कि मैं जाके बोल दूं कि ऐसा ना बोले, फिर तुम्हारे साथ बात करना बंद कर देंगे। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि शिवांगी यू नीड टू ग्रो, और तुम्हें इससे अफेक्ट होना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो तुम बोलती हो मैं जाके बता देता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेंटली हैंडीकैप नहीं बना दिया, मुझे ग्रो करने के लिए वो एक जगह दी। और आज ऐसा है कि मुझे कोई भी कुछ भी कह दे, आई नो कि मुझे उस पर फोकस नहीं करना है। सो आई थिंक वो उन्होंने किया कि कहीं पर भी वहां जाकर उनको, तुमने क्यों शिवांगी के साथ ऐसी बात करी, नहीं तो वो क्या होगा कि वो बीच में फंस जाएंगे पेरेंट्स और बीवी के बीच में। राइट। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। सो वो रिश्तों को आपने बहुत अच्छे से निभाया है। एंड कमलेश अंकल को तो मैं 18-20 साल से जानता हूँ, ही सो यूनिक, और उनके पास जो आइडियाज़ भी होते हैं, इधर इट कैन बी बिजनेस और फैमिली, वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। और आई थिंक 9 साल की एज थी जब आप पहली बार स्टेज पे आए, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का रोल क्या है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, एंड आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही है। और आई थिंक आपके केस में भी पेरेंटिंग का बहुत अच्छा सा योगदान रहा है। तो यदि कुछ आप पेरेंट्स को गाइड कर पाए कि वो उनके बच्चों के लिए क्या ध्यान रखे कि उनके बच्चे स्नेह सर एंड शिवांगी मैम जैसे हों। आई गेस दोनों की पेरेंटिंग स्टोरी बहुत अलग है। अलग है। हाँ, मेरी पेरेंटिंग स्टोरी में ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स को ये पता था कि बच्चे को कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए, वो कंफर्टेबल रहेगा। ग्रेट। जो हर एक माता पिता का सपना होता है कि हमने जो दुख दर्द देखे हमारे बच्चे को ना मिले, मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे वैसे बड़ा किया गया 10 रूम में, घर बड़ा था, गाड़ी ड्राइवर भी तब हुआ करते थे, मगर उसके बावजूद हर एक चीज़ को लेकर के मेरा डिजर्विंगनेस पहले क्रिएट किया गया, फिर वो मुझे मिली। मतलब मैंने ये कहा कि मुझे साइकिल चाहिए, तो मुझे 3 साल लगे थे साइकिल पाने में, क्योंकि उसमें जो चीज़ें टास्क लिस्ट मुझे मिला था, वो कुछ चीज़ें करने के लिए भी थी प्रैक्टिकल वाली, जैसे कुछ होमवर्क और पढ़ाई लिखाई, वो तो छोटी बातें होती हैं, बट कुछ आदतों को लेकर था, कुछ स्वभाव को लेकर था। इट टुक मी 3 years फॉर 1 साइकिल। वाओ। एंड इन अ फैमिली आई एम टॉकिंग अबाउट जिसके पास 94 में गाड़ी है। सो आई थिंक ज़्यादातर पापा सारी चीज़ें एक बार मांगने पे दे देते हैं, बोले दूध मांगने पे खीर दे देते हैं। आई थिंक मुझे लगता है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मुझे कभी कोई खिलौने नहीं मिले, ना हॉट व्हील्स मिला, ना कुछ भी, ना रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ। मैं ज़्यादातर बड़ा हुआ पापा की फैक्ट्री में, और खिलौने में मुझे वो थाली
कटोरी से खेलने को मिलता था बचपन आवाज में। करने के लिए। फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो पापा के फैक्ट्री में वो डिस्मिस पक्कड़ वगैरह से खेल रहा था। तो अब बच्चे के लिए इतनी महंगी चीज़ें लाने की मुझे भी ज़रूरत नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि भाई उसके लिए तो सभी चीज़ें खिलौनी है ना, अब जो दे दो उसे खेल सकता है वो। खेल सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट ड्यूरिंग माई एजुकेशन कहीं मुझे ये फोर्स नहीं मिला कि पढ़ाई करो। दे ऑलवेज गेव मी दैट स्पेस कि देखो पास होना ज़रूरी है, मैथ्स या कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट है जिसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, बाकी ये सब रट्टा मार के राजा अशोक ने क्या किया था वो याद नहीं रहेगा, चलेगा। राइट। तो कभी मुझे टॉपर बनने के लिए फोर्स नहीं किया गया था। और इसमें मुझे अभी याद आ रहा है आपका चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में आपने आई थिंक एक बार बताया हुआ था कि जितने स्टैंडर्ड में हैं उतने दिन समथिंग कुछ आपने बताया हुआ था। यदि आप बता पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आई थिंक। तो फादर ने एक रूल दिया था कि अगर मैं एग्जाम के 2 महीने पहले या 3 महीने पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो आएंगे और मुझे खड़ा कर देंगे कि जाओ खेलने के लिए जाओ, अभी एग्जाम को बहुत दे दिया। तो मैं पढ़ाई इसलिए करता था क्योंकि मेरे दूसरे दोस्त यारों ने शुरू कर दिया है, उनके घर में बातें हो रही है कि एग्जाम 1.5 महीने के बाद है, पढ़ाई शुरू कर लो, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ही मुझे खड़ा कर रहे। तो एक दिन मैंने पूछा व्हाई सो, एंड माय डैड इज लाइक बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें वो गधों की तरह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसा हो गया था कि तुम 5th स्टैंडर्ड में हो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 10 डेज होते, एग्जाम के 10 डेज पहले शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। 7th स्टैंडर्ड में हो, मल्टीप्लाई बाय 2 14 दिन पहले शुरू करो। दिस वॉज द रूल बुक गिवन टू मी। इवन मैं 10th बोर्ड में जब था तब मैं कहा कि बोर्ड में तो पूरा साल बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, आगे के वेकेशन में तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, और वो उसमें भी मुझे मना कर रहे हैं। मैंने 10th बोर्ड की पढ़ाई 1 महीने पहले शुरू करी थी, तब मुझे पता चला था कि भाई कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर में क्या है। वाह। एंड आई डिड वेल, आई गेस आई वाज अराउंड अबाउट 89-90% के आसपास था। तब मेरे स्कूल में जो टॉपर था वो 94% पे था। तो वो टॉपर बेचारा 1.5 साल मेहनत करके बाद 94 लाया था और मैं महीने में 89-90 लाया था, तो आई वाज हैप्पी विद दैट। ठीक था यार। सो फॉर मी मेरा पेरेंटिंग मॉडल हमेशा से ऐसा था कि स्कूल के बाहर जहाँ पर भी पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है वो करो, प्रैक्टिकल। आई थिंक प्रैक्टिकल, एंड वही चीज़ आपके चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में और आप जो भी बिजनेसमैन को स्ट्रेटजीज भी सिखाते हैं, मुझे लगता है वही चीज़ वहीं पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एब्सोल्युटली। सो बहुत सारे रियल लाइफ के टीचर्स, गुरु, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स में जाना हुआ मेरा। जब तक मैं 17 साल का हुआ था तब तक तो 200 से ज़्यादा किताबें माइंडसेट, मनी, सक्सेस के ऊपर मैंने पढ़ ली थी। ये टोटल क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। और क्योंकि वो चाहते थे कि मैं योगा सीखूं, तो वो दोनों खुद योगा क्लासेस में आते थे। मैं मेडिटेशन सीखूं, इसलिए दोनों खुद मेडिटेशन करते थे। उनको करना नहीं था, उनका एजेंडा था कि मैं करूं। मुझे चाय कॉफ़ी की आदत ना लगे, इसलिए मेरे जन्म के साथ मेरे पेरेंट्स ने चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दिया था। सो आई थिंक वो रियल रोल मॉडल बने, राइट? जो ज़्यादातर पेरेंट्स खाली एडवाइस देते रहते हैं ऊपर सुपरफिशियल, बट आई थिंक वो रियल वे में रोल मॉडल बने। वंडरफुल, ग्रेट। आई थिंक मेरे केस में थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मुझे है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बड़ा किया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। मतलब मुझे आई थिंक 28 साल तक ऐसा लगता था कि दुनिया में सभी लोग अच्छे होते हैं, कोई एक भी इंसान बुरा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी बिलीफ अभी भी है मेरे अंदर डीप डाउन, बट 28 तक तो ऐसा ही था कि कोई अच्छा बुरा इंसान तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे घर में पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव अप्रिसिएशन वो बहुत ही चलता। मतलब शिवांगी तुम बहुत ही स्मार्ट हो, शिवांगी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो वो बहुत मुझे सुनने को मिलता था। एंड आई थिंक वो अच्छी बात होती है, बट साथ साथ में बच्चे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में रखना भी इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि शादी के बाद मुझे वो भी मेरा पेरेंटिंग हो गया। ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्योंकि यहाँ पर दोनों पेरेंट्स जो है मेरे पेरेंट्स इन लॉ, उनका लव लैंग्वेज अप्रिसिएशन नहीं है, उनका है एक्ट ऑफ सर्विस कि वो कंट्रीब्यूट कर देंगे आपके करियर में, आपकी लाइफ में, बट वो पॉजिटिव नहीं बोलते। तो मुझे दोनों साइड का पेरेंटिंग बहुत अच्छा मिला। या मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे फादर को मैंने देखा है, बहुत छोटी थी तब से मेरे अंदर मेमोरी है कि सुबह उठ के 2 घंटे का उनका एक रूटीन रहता है हेल्थ का,
के उठने के साथ सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम। अभी मुझे याद है कि झूले पे बैठ के वो कपाल भाती करते और मैं उनको पूछती पापा ये क्या है, बहुत छोटी थी तब। उन्होंने कहा वो रामदेव बाबा जो कहते थे कि अगर बालों की कालीमा और गालों की लालिमा बढ़ानी है तो कपाल भाती करना। तो अभी भी मुझे वो याद है। तो कॉलेज टाइम से लेकर अब तक शायद ही ऐसा दिन होगा जब मैं प्राणायाम नहीं करती, जब मैं योग नहीं करती सुबह उठने के साथ। सो वो जो है वो मैंने उनको देखकर सीखा। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो। या मम्मी से, मम्मी एक उनका हमने नाम रखा है इन अ वे लाफिंग बुद्धा। वो हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है दैट शी कैन नॉट बी हैप्पी। ऐसा है, शी इज ऑलवेज हैप्पी। तो मुझे लगता है मेरे अंदर का जो वो कोर है ना, कि जो हमेशा स्माइल करते रहता है, हमेशा लोगों के अंदर अच्छा ही दिखता है, वो मम्मी से आया है। क्योंकि मम्मी ने मुझे ये सिखाया है कि छोटी छोटी बातों में कैसे खुश रहना। मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अचानक से किचन में से आवाज़ आएगी, शिवांगी जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ? देखो रोटी कितनी मस्त गोल बनी है, देखो चिड़िया कैसा पानी पी रही है। लेकिन तुम इसके लिए मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? नहीं नहीं बेटा, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मजा आ रहा है। तो वो मैंने वहां से सीखा है। और आई थिंक शास्त्रों में भी इसको लेकर अद्भुत रसा की बात करेंगे। ये जो 9 रस है उसमें से कि छोटी छोटी चीज़ों में वाव ढूंढना। यस। और ज़्यादातर लोग हाउ वाले होते हैं, कंप्लेनिंग मूड वाले होते हैं, या क्या बुरा हो रहा है वो देखते हैं। उसकी जगह पर आई थिंक बचपन से जो मुझे लग रहा है कि आपके मम्मी पापा भी रोल मॉडल रहे, योगा या बाकी सारी चीज़ों को लेकर भी उन्होंने वो किया, एंड आपके केस में भी रोल मॉडल रहे। तो एडवाइस से ज़्यादा यदि मम्मी पापा रोल मॉडल बनेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं सर एक चीज़ ऐड करता हूँ इसमें। जब हम स्टेज पर कभी कभार कहते हैं ना 8 साढ़े 8 साल हो गए अभी तक हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ या कोई ऐसी बहस, तो लोग मानते ही नहीं है। बट इसका एक क्रेडिट हमारे दोनों पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि जब वो बड़े हो रहे थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा है। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी झगड़ते हुए नहीं देखा है। या कभी कभार तो घर में आजकल डोमेस्टिक वायलेंस भी तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है, बहुत बड़ा। और वो वायलेंस शब्दों से भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि हाथ उठाने से ही होता है। बट आई हैव नेवर सीन माय फादर एंड मदर इन दैट पर्टिकुलर जोन एवर। या कोई एक ने गुस्सा किया भी है कोई कारण से, तो मैंने ये देखा है दूसरे ने बहुत प्यार से संभाल लिया है। और इन्होंने भी वैसे ही माहौल में, एकदम पॉजिटिव वाले माहौल में अपने पेरेंट्स को देखा है। तो हम दोनों के प्रोग्रामिंग में अभी तक ये आया ही नहीं है कि भाई हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं। वाह। सो अब आपको प्यार से रहते हुए देखे, ना झगड़ते हुए देखे, वैसा कब आने का प्लानिंग है? क्योंकि आपने वो जनरेशन की बात करी, पापा की जनरेशन की, यू आर 3rd जनरेशन। सो नाउ आपका बस पेरेंटिंग का क्लास हम खत्म करें बिकॉज आई गेस आप बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। मैंने कहीं आपसे ही सुना था कि बिफोर इवन यू प्लान टू बी अ पेरेंट, जैसे शादी हम एक प्लानिंग के साथ करते हैं वैसे ही होना चाहिए, चाइल्ड प्लानिंग भी होना चाहिए। जनरली शादी बहुत ज़्यादा प्लानिंग से होती है, बट चाइल्ड एक्सीडेंटली हो जाता है, मैक्सिमम, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। आपसे ही सुना सीखा है। एंड मैं ये मानता हूँ कि जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर रूप से जब अवेलेबल हैं, दैट्स वेयर यू प्लान अ चाइल्ड। अगेन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 50 तक वेट कर लो, क्योंकि भाई सब कुछ सेट होने में तो हमेशा वक्त लगता है। राइट। बट या हमारी शादी को वैसे जब हम शादी किए थे तब ऐसे ही हमारे अंदर एक ख्याल था, मैंने शिवांगी के साथ शेयर किया था कि शिवांगी अगर हम बच्चे प्लान नहीं करेंगे तो चलेगा? एंड शी वाज लाइक जैसे आपको ठीक लगे। वाओ, ग्रेट। But that is also because I guess she was in that awe of marrying Sneha Desai and I am still in awe of marrying you. और मैंने दोनों पेरेंट्स से एक दिन पूछा कि अगर आप लोग दादा दादी नाना नानी वाले रोल में नहीं है तो चलेगा। एंड इनके पेरेंट्स के पास तो भी दूसरे बेटे का ऑप्शन है। और नक्षत्र जब यहीं पर है तो उनके तो काफ़ी कजिन्स भी हैं। मेरे केस में तो वो भी नहीं है, क्योंकि आई एम जस्ट अ सिंगल चाइल्ड, मेरे सिबलिंग्स नहीं, और ऐसे कजिन्स वाले सारे सब अमेरिका सेटल्ड है, तो यहाँ कोई नहीं है जो होता ना मेरे पेरेंट्स को दादा दादी वाला भी फीलिंग दे सके। बट जब मैंने पहली बार एक दिन ऐसे ही पूछा, बोथ पेरेंट्स वे सो काइंड, बोले बेटा देखो ये आपकी ज़िंदगी है, हम जो भी आप डिसीजन लेंगे हमेशा आपके साथ है। ग्रेट।
ग्रेट। तो वैसे कोई रूल बुक नहीं है दैट वी डोंट वांट टू प्लान अ चाइल्ड, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई अभी कर लेंगे या 2 साल में कर लेंगे, ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है। मेरा प्राइमरी एजेंडा इसके पीछे बस इतना ही था कि मुझे लगता है, कैन बी रॉन्ग बट मुझे लगता है कि एक फादर के लिए ये प्रोसेस बहुत आसान है। बट अगर मैं अभी शादी हुई है और बस फैमिली प्लान कर दूं तो शायद मेरी लाइफ में ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। पर एज अ मदर मैं तो अभी भी हो सकता है कि शादी के बाद एक बैचलर टाइप की जिंदगी जी सकता हूँ एज अ मैन। हो सकता है कि फादर बनने के बाद भी और भी बैचलर बन के घूमता रहो, क्यों भाई तुम्हारी जिम्मेदारी देख लो, दादा दादा की जिम्मेदारी देख लो, नाना नानी को सौंप के आ जाऊंगा। कभी कभार मैन के पास ये स्पेस है, बट द क्वेश्चन इज क्या विमेन के पास वो स्पेस है? एंड जब मैंने ये समझा कि भाई शी ऑल्सो हैज़ अ लाइफ टू लिव एंड शी हैज़ अ बिगर पर्पस जिसको वो फुलफिल कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, लेट्स वेट फॉर इट, लेट हर लिव दैट लाइफ एंड लेट हर यू नो गिव द वर्ल्ड जो वो दे सकते हैं पहले, कंट्रीब्यूशन पहले। yes. और वो दोनों का एक फेज आएगा लाइफ का, मुझे लगता है वो नेचुरली होता है, विच फीलिंग इमोशन चेंज होते ही आपके अंदर, जब लगता है कि नहीं नाउ इट्स टाइम, यू नो आप घूमने फिरने सब थक चुके हैं, या होता है ना कि नहीं अब एक नए फेज में आपको जाना है, या बिजनेस में भी बहुत टाइम, तो मुझे लगता है वो फेज नेचुरली आता है, आएगा। हाँ। And I This know is my कि thought on that. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बट आपका खून आपका होता है, यू नो कर लेने चाहिए आपको बच्चे, एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हमारा बस यही है कि इतने सारे बच्चे हैं ऑलरेडी कम्युनिटी में जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो जब एक आ जाता है ना परिवार में, सिंगुलर फोकस हो जाता है, फिर आप इतने सारे लोगों को जो सर्व करना चाहते हैं, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही, ऐसा हमारा मानना है। अगेन वी माइट बी रॉन्ग बट एज ऑफ नाउ वी फील कि यू नो मिशन बड़ा है, तो जो बीच में जो भी ऐसा लगे कि शायद ये नहीं सर्व करेगा, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि अब 2-3 साल तक तो पेरेंटिंग के वर्कशॉप ग्रेट। सो आपका ये जो एक्सपीरियंस है मैरिड लाइफ एंड सास बहू एंड बाकी सारे रिश्ते को लेकर ढेर सारी बात करी, और जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे कि अरेंज मैरिज और मे बी लव मैरिज दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है और क्या सही है? मुझे लगता है कि जब आप अरेंज मैरिज और लव मैरिज का डिफरेंस देखते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं है, एक में सुसाइड हो रहा है, दूसरे में मर्डर हो रहा है। एक्चुअली लव मैरिज और अरेंज मैरिज में मैं मानता हूँ कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव आप अगर लव मैरिज करने जा रहे हैं और अगर आपने एक इमोशनल बॉन्ड और कनेक्ट नहीं बनाया है तो बाद में वो फेलियर बनने वाला है। और अरेंज मैरिज के केस में अगर कोई और है जो डिसाइड कर रहा है, फैमिली इन्वॉल्व है, और उसके बाद अगर आप एक दूसरे को समझेंगे, वक्त देंगे, तो आई एम श्योर वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। आई बिलीव दोनों का सक्सेस रेट मुझे लगता है कि हम लोगों पे डिपेंड करता है। अरेंज मैरिज या लव से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ग्रेट। और आई थिंक इसलिए शायद आपने जो बताया था कि ज्योतिष जिन्होंने मना कर दिया था कि ये शादी नहीं टिकेगी, आई थिंक सेम थिंग विद अस। एंड मैं और मेघा कहीं पर भी जाते हैं तो कोई ना कोई बंदा दिखे तो हम हाथ दिखा देते हैं, कुंडली दिखा देते हैं और मज़ा करते हैं, और ढेर सारी मेमोरीज होती हैं। सो एक जगह पर हम गए थे एंड उन्होंने देखा, बोले कि हाँ आपके बीच में तो शादी नहीं होनी चाहिए। मम्मी भी, मेघा की मम्मी भी वरीड थी बिकॉज बिफोर मैरिज, तो बोले कि आपके ये ग्रह नहीं मिलते, ये नहीं मिलता। मैंने कहा सी आप ऐसे बंदे को ले आओ कि जिसके सारे ग्रह मिलते हो, बट वो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। तो मेरा और उनका एक भी ग्रह नहीं मिलता, बट मैं 36 बार कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ। क्या बात है। और जिसका 36 का 36 मिलता है वो 0 टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। तो बोलो आपकी बेटी को कौन खुश रखेगा? सही सही कि नहीं, तुझे नहीं कोई पहुंच सकता। एंड फिर वो ज्योतिष थे तो उन्होंने भी कहा कि नहीं आपके बीच में तो नहीं टिकेगी, या 2 साल के अंदर ही तो आप अलग हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो जस्ट मैंने वैसे ही पूछा कि आपका क्या अभी सीन है, तो बोले नाराज होके घर पे गई हुई। यू नो जो लोग ये कुंडली और उसमें मानते हैं, मैं कहूँगा वो गलत तो नहीं है, मगर वो हमारा हार्डवेयर है जिससे लेकर हम पैदा हुए हैं। अब सवाल ये है कि जैसे आप ये आज पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं या आपके सेमिनार वर्कशॉप्स में आके जो सही समझ पा रहे हैं लाइफ को लेकर के,
तो आपका हार्डवेयर आपकी कुंडली है, बट आप ये नॉलेज जो पा रहे हैं उससे अपना सॉफ्टवेयर कितना अपग्रेड करोगे ना, उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करता है, चाहे वो फैमिली लाइफ का हो या बिजनेस का हो। वेरी ट्रू, वंडरफुल, वेरी ट्रू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आपके पास हमेशा ऑलवेज कुछ यूनिक पॉइंट होता है हर एक चीज़ वस्तु के लिए। सो दैट्स वंडरफुल एंड यस। सो जैसे अभी आपने मैरिज लाइफ की बात बताई कि आपने 15 चीज़ों का लिस्ट बनाया था, आपके पास भी सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस थे कि मेरे लाइफ पार्टनर में मुझे क्या चाहिए। सो अगर कोई 3 चीज़ को इसको हम समराइज़ करना चाहिए, बीइंग अ मेल एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ फीमेल, राइट, कि ऐसी कोई 3 चीज़ जो हमारी जो ऑडियंस हैं या हमें हमारी ये जो पॉडकास्ट को जो भी लोग देख रहे हैं उनको हम कोई भी 3 चीज़ बताना चाहें कि मुझे अगर अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना है तो कौन से 3 पैरामीटर मुझे सबसे पहले ध्यान में रखने चाहिए? आई गेस मेरे मुताबिक पहला है, और वो है दोनों का लाइफ को लेकर का विजन, पर्पस क्या है जी। जहाँ पर आपके पर्पस और गोल्स अलाइन होंगे वहाँ पर आप साथ आसानी से रह सकते हो। ट्रू। दूसरा है जो मुझे लगता है इज वैल्यूज़ का मतलब आपकी चॉइसेस, आपकी पसंदी चीज़ें या फिर आपकी प्रायोरिटीज़। राइट। जैसे शी वैल्यूज हेल्थ, आई ऑल्सो वैल्यू दैट। अभी अलग बात है कि मैं अपने मुताबिक हेल्दी रहना पसंद करता हूँ एक्सरसाइज करके, राइट। उनका वो तरीका डाइट से हो सकता है, बट दैट्स द रीजन जब वो 9:30-10 बजे सोते हैं मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। राइट। एंड सिमिलरली थर्ड चीज़ जो मुझे लगती है इज क्या आप एक दूसरे के साथ दोस्त बन सकते हैं। अगर इस इंसान के साथ मुझे पूरी जिंदगी कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना मिले तो क्या मैं बातें करके गुजार सकता हूँ उसके साथ? आई गेस ये 3 चीज़ें मेरे लिए मैटर करती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी ट्रू। आई जस्ट फील कि मेरे हिसाब से जो सर ने बताया, स्नेह सर ने, मैं उसमें ऐड ऑन कर दूँ, वो तो है ही है। नंबर 1 थिंग यू नीड टू आस्क बिफोर यू गेट मैरिड इज, क्या आप खुश हैं आपकी लाइफ से एज एन इंडिविजुअल? क्योंकि आप खुद अगर खुश नहीं है और फिर आप शादी कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशन के साथ शादी कर रहे हैं कि शादी के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, वो मुझे खुश रखेंगे, तो वो शुरुआती गलत है, अंत गलत होगा। तो पहला सवाल है, क्या आपने अपनी लाइफ जी है? क्या आपने अपनी लाइफ के गोल्स को पूरा करने की कोशिश करी है? क्या आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है अपनी लाइफ से? अगर बहुत गम है, बहुत दुख है आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है कि फटाफट शादी कर लूँ तो सब ठीक है, ये घर छोड़ के दूसरे घर चले जाती हूँ, तो वो जो फियर या वो जो एक कहीं ना कहीं ज़्यादातर एस्केप के लिए, यस, सो फाइट एंड फ्लाइट, कि बस अब मुझे पसंद नहीं है या तो मुझे भाग जाना है, उससे जब उस इंटेंशन से जब शादी होती है तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। हमारे दोनों के केस में झगड़ा क्यों नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ से बहुत खुश थे, वो शादी ना भी किए होते तो भी आज उतने ही खुश होते जितने आज है। सेम फॉर मी कि आई वॉज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं शादी करूं फिर मैं खुश हो जाऊं, तो हम दोनों का घड़ा इतना भरा हुआ था, शायद छलक रहा था, और फिर हम शादी किए क्योंकि वो छलक रहा है तो बाहर एक दूसरे को हम देना चाहते हैं। तो मैं इतनी खुश थी कि मुझे शेयर करना था मेरी हैप्पीनेस को, वो इतने सक्सेसफुल थे, वो सक्सेस शेयर करना चाहते थे, और वो गिविंग के इंटेंशन से जब शादी होती है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी नहीं पड़ती, वो फिर खुशी बन जाती है। एंड दैट इज वेयर मैरिज इज अ कंपेनियनशिप। यू नो, हम दूसरे पे डिपेंड करें, वो हमें कंप्लीट करे, तो आई गेस शुरुआती गलत हो गई। तो मैं दुखी हूँ इसलिए मैं लड़की खोजूँ, बहू खोजूँ, शादी करूँ, तो अब टोटल 2 दुखी है। और फिर हमें $1 मिलियन एडवाइस मिलती है, तुम दोनों सेट नहीं हो पा रहे, काम करो, बच्चा प्लान कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब टोटल 3 दुखी है। तो इसका मतलब नहीं है, हर एक इंडिविजुअल को ये समझना है और अपने बच्चों को पहले आप एक ऐसी लाइफ देना सीखो, बेटी हो या बेटा हो, कि वो अपनी लाइफ से खुश रह सके, अपने आप के साथ खुश रह सके। और जब वो फिगर आउट हो जाएगा ना, आई एम श्योर फिर जो उसे लाइफ पार्टनर मिलेगा ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़े थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अलग चीजें हैं, फिर जो उनका बच्चा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हैप्पी एज अ कपल और अपनी अपनी लाइफ में, तो जब हम फैमिली प्लान करेंगे, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि द चाइल्ड वुड बी वेरी हैप्पी और वो भी दुनिया को कुछ दे पाएगा। सो ज़्यादातर मम्मी पापा ओरिजिनल कॉपी हैं
बच्चा जेरोक्स कॉपी है। करेक्ट। तो यदि हैप्पी है तो आप दोनों हैप्पी है, तो जेरोक्स कॉपी के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करें। क्योंकि वी आर वेरी मच श्योर कि वो पीसफुल एंड ब्लिसफुल ही आने वाला है या आने वाली है। करेक्ट। नक्षत्र साइन अप कर लेना सर के पेरेंटिंग प्रोग्राम में मेरा। बिकॉज हालांकि वो तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस है ही, बट वो जब नन्ही सी जान जीवन में आती है तो शायद मेरा और मेघा का जो एक्सपीरियंस है, जीवन के अंदर ठहराव आ जाता है। सो अभी तक ऐसा लगता था कि सफलता में ही सुकून है, फिर अब रियलाइज होता है कि सुकून में भी ढेर सारी सफलता है। क्या बात है। सो वो बच्चा आने के बाद शायद पहले मैंने और मेघा ने कभी हॉलीडे लेना, अध्याय के पहले कभी हमने हॉलीडे नहीं लिए। ओके। सो कहीं ना कहीं काउंसलिंग है, सेशन है, मे बी धनतेरस या जो दिवाली का दिन हो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पे एक इवेंट या कुछ ना कुछ। आपका भी इवेंट का शेड्यूल काफ़ी मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। बट जब वो बच्चा आया उसके बाद में हमें लगा कि यार छुट्टी क्यों ज़रूरी है। बच्चे के साथ रहना या छोटी छोटी चीज़ें उसको सेलिब्रेट करना, वो क्यों ज़रूरी है। सो आई थिंक वैसा थोड़ा आप भी अनुभव। I'll just add couple of things here, you know. आपने बहुत प्यारी सी बात कही है। तो हमने फैमिली प्लान नहीं किया, बट हमारे घर में काफ़ी बच्चे पिछले 8-8.5 साल में हमने बड़े किए हैं, एटलीस्ट 2-4 साल के बीच जो भी है। ग्रेट। तो जैसे हमारे घर में एक ड्राइवर के रूप में जो आए थे सिद्धू भाई, जो अब तो हमारे शेफ भी बन चुके हैं, उनकी बेटी जब 6 महीने की थी तब से हमारे साथ रह रही है और अब वो 4-5 साल की हो चुकी है। और वैसे ही 2-4 बच्चों की कहानियां हैं। बट हमने एक चीज़ 100% ऑब्जर्व करी है कि हमारा खून का रिश्ता वह नहीं है, तो हमारे जीन्स नहीं है, बट एपीजेनेटिक्स यानी कि नर्चरिंग और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट उस बच्चों पर जो है। तो जो भी लोग हमारे घर आते हैं ना, उनको देख के तुरंत ये आपका बच्चा है, कल ही ऐसा हुआ। जिनको नहीं पता है हमारी लाइफ के बारे में, राइट। बिकॉज वो बच्चे का बिहेवियर, स्टाइल, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर। और जबकि हम ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, क्योंकि भाई अब अपने अपने काम में भी है, और क्योंकि हमारा बच्चा नहीं है तो भाई हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी तो अभी तो नहीं है। घर पे जब आते हैं तो उसको थोड़ा बहुत वक्त देते हैं। बट वो बच्ची भी आज शिवांगी के साथ योगा कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, प्राणायाम सीख रही है, जिम करने लगी है। तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग। तो वो पेरेंटिंग का जो रोल है, नर्चरिंग और एनवायरनमेंट का, वो ऑलरेडी हो रहा है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो आई बिलीव हर एक पेरेंट्स को आप जो पढ़ाते हैं पेरेंटिंग का साइंस, यू नो, वो सीखना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी बच्चा जन्म से अच्छा, बुरा, केपेबल, नॉट केपेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बीज है, बस आप उसे जो माहौल में रखेंगे वो वैसा बन जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड साथ ही साथ में मे बी शायद जब आप बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के आजू बाजू, तो अभी थोड़े समय पहले मैंने स्टेटस में देखा हुआ था कि नया पेट घर में आया हुआ है। और आई थिंक आपका काफ़ी सालों से मैंने देखा हुआ है कि पेट को लेकर, डॉग को लेकर आपका काफ़ी लव है। तो यदि उसके बारे में या वो पैशन के बारे में भी यदि आप कुछ बता पाए। आई पर्सनली फील कि एनिमल्स या कोई भी पेट्स जो है, उनका कम्युनिकेशन चैनल जो है प्यार का, वो इतना ज़बरदस्त है। क्योंकि हम इंसान कभी कभी अपने रिश्तों में सबसे करीब इंसान के साथ भी अपना प्यार जता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लेकिन आप देखो पेट्स कितना खुले दिल से अपना प्यार जताता है। मतलब मैं ऑफिस गया, 4 घंटे के बाद वापस आया ना, तो भी आपका पेट जो है, एग्जाम्पल मेरे वहाँ जो डॉग्स है, वो इतने खुशी से आके मिलते हैं। और कभी कभार हमारी रूटीन लाइफ में वो एक्सप्रेशन ह्यूमंस के अंदर मिसिंग लगता है मुझे। दूसरा, वो जो प्यार आपको दे रहे हैं उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सिंपली 0 एक्सपेक्टेशन। मतलब आप जा रहे हैं तब वो दरवाजे पे है, बस इस आशा में कि मत जाओ, कब आओगे। अब 2 घंटे के बाद आओ, 4 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, कोई नाराजगी नहीं है। नहीं। तो मैं इसके ऊपर एक जोक कहता हूँ कि अगर बीवी को बोल के गया कि शाम को 7 बजे घर आ जाऊंगा, और डॉग को बोल के गया कि शाम को 7 बजे घर आ जाऊंगा, अगर कोई कारण से मैं 2 घंटे लेट हो गया, बीवी का रिएक्शन बताओ और डॉग का रिएक्शन बताओ। बट जैसे मैंने कहा, दिस इज जस्ट जोक, बट पॉइंट ये है कि वहां पर वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। और इसीलिए डॉग्स पसंद आते हैं ज्यादातर लोगों को, पेट्स पसंद आते हैं, बिकॉज उसमें अनकंडीशनल लव होता है। अनकंडीशनल लव है। एंड बिकॉज वो आपसे कभी नाराज नहीं होते ना, तो आप लेट है, 2 दिन से आप नहीं मिले, आप सामने से उसे ज्यादा वक्त देते हो।
बट आप ह्यूमंस पे ऑब्जर्व करो, मैं चाहता था वैसा खाना नहीं बनाया, कुछ आगे पीछे हो गया, माय बिहेवियर विल चेंज। बट अगर मैं वो नहीं होगा, हाँ छोटे बच्चे का नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन अगर मैंने वो दाल खा ली, मस्त है बोल दी, और फिर उसने जब चखी और कोई कारण से दाल आगे पीछे थी, तो फिर तो वो और एक्स्ट्रा मेरे लिए कुछ शाम को करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो वो जो है एक्सेप्टेंस, वो एनिमल्स में मुझे दिखता है। और अगर वैसा ही एक्सेप्टेंस का मैं कहूँ कि उसका 1/10 पार्ट भी इंसानों में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी है। आई थिंक जो आजकल परिवार टूट रहे हैं उससे हम बचा सकते हैं। आई थिंक ये लेसन हम यदि डॉग से सीख ले, पैट से सीख ले तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड साथ ही साथ में रिलेशनशिप को लेकर, मे बी लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने की क्वालिटीज़ को लेकर ढेर सारी हमने बातें करी। बट नाउ मैंने जो देखा हुआ आप दोनों का शेड्यूल, वर्क लाइफ भी आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। सो कई बार वैसा होता है कि कोई परिवार में अच्छे से रहता हो, बट यदि ठन ठन गोपाल है तो शायद वो भी अच्छी बात नहीं है। सो हैप्पी होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट साथ ही साथ भी सक्सेसफुल है। आप दोनों ने टचवुड बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किए हैं। एंड तो आप यदि जो कपल, जो वर्किंग कपल्स हैं, उनके लिए यदि कुछ आप एडवाइस देना चाहे, या फिर आपकी वर्क एंड पर्सनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हैं, यदि कुछ आप शेयर कर पाए इनसाइट्स। I'll share as a husband कि क्या करना चाहिए, and I guess you can share as a wife. So मैं हर एक हस्बैंड से ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आप एक टूल बन जाओ अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए, उसकी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कराने के लिए। आपके अंदर कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि भाई अगर वो मेरे से आगे निकल गई तो उसने कुछ अच्छा कर लिया, उसको ज़्यादा तालियां मिल गई। कभी कभार तो घर घर में ही इश्यूज होते हैं यार। ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ की प्रोग्रेस से जेलिसी फील करते हैं, यू नो। तो वो मैं ही स्पॉटलाइट में रहूं और वो ना रहे, ये माइंडसेट सही नहीं है। हमें समझना ये है किसी जब मेरी वजह से उन्हें अगर स्पॉटलाइट मिल रही है, या मैं वजह में भी नहीं हूं, बट मैं एक ऐसा हस्बैंड हूं कि मैं घर भी संभाल रहा हूं, बच्चों को भी संभाल रहा हूं, और वो काम कर रहे हैं, और वो एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, और मे बी न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल्स छप भी रहे हैं, तो भी क्या फ़र्क पड़ गया, सफलता तो मेरी है। अगर इतना समझ आ जाए, लाइफ बिकम्स इजी। सो आई थिंक हस्बैंड अपनी ईगो को बीच में ना लाए, लव को आगे रखे, ईगो को पीछे रखे। एब्सोल्युटली वंडरफुल वंडरफुल। और इसलिए ऐसा मौका मुझे कम मिला है, मगर एक दो बार जब मिला है, और शिवांगी का सेशन है, हाउसफुल हो गया है, तो मैं भी कभी बाहर जाके मैनेज कर रहा हूँ कि क्राउड को इधर बिठा रहा हूँ, उधर से उधर लेके जा रहा हूँ, नीचे बिठा रहा हूँ। और मुझे कोई शर्म नहीं है, एयरपोर्ट पर उनको जानने वाले आजकल ज़्यादा मिलते हैं, बिकॉज शी इज़ वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया। 5 मिलियन समथिंग यूट्यूब। वैसे तो कुल मिला के सभी प्लेटफॉर्म मिला के 5 मिलियन इनके हैं 4 साल में। 14 साल में मैं अभी 3 मिलियन तक पहुँचा। एंड बाय द वे जब बात हुई है तब दोनों के सोशल मीडिया हैंडल्स हम पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में रखेंगे। एंड स्नेह सर माइंड पावर को लेकर भगवत गीता, कृष्ण कथा, डायनेमिक योगा, ढेर सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोस आते हैं। एंड मैम की हेल्थ को लेकर, सो सारी मदर्स जो हेल्दी एंड फिट रहना चाहती है, फिट भारत मिशन को ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू। सो अगर कभी कभार हम एयरपोर्ट पर है और उनके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, जैसे आपने बताया, काफ़ी ज़्यादा है अब तो उनको पहचानने वाले लोग इमीडिएटली मिल जाते हैं। अरे मैडम मैडम मैडम, और मैं बाजू में उलझ से, और अरे मैडम एक सेल्फी आपके साथ, तो मैं कहता हूँ ला मुझे दे दो, वो मुझे देंगे, मैं उनका फ़ोटो खींच लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद शायद कुछ लोगों को स्ट्राइक होता है, कुछ को नहीं भी होता है, यू नो। तो मैं उनका पर्स ले लेता हूँ कि भाई फ़ोटो में अच्छा नहीं दिखेगा, मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, फिर वो जा रहे हैं। और 10 मिनट के बाद, अरे आप उनके हस्बैंड हैं ना? हाँ जी, हस्बैंड। तो उस बहाने थोड़ा फेम मुझे भी मिल जाता है। तो व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद दिस, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू आर वन एंड यू आर नॉट इनसिक्योर्ड फ्रॉम इनसाइड, ग्रेट, लाइफ बिकम्स वेरी इजी। और नो डाउट वो क्रेडिट उनको जाता है कि वो आज के पॉडकास्ट में भी अपनी सफलता का क्रेडिट मुझे देते रहते हैं। उससे क्या होता है, हस्बैंड कहीं अगर खालीपन भी महसूस करे ना, तो वो भी भर देते हैं। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग है, बिकम्स इजी। ग्रेट। बट वो क्रेडिट ऑनेस्टली आपको ही जाता है, इसलिए मैं देती हूँ। पर मुझे लगता है एज अ वाइफ जो पहली चीज़ मैं करती हूँ, दैट इज़ मैं उनके सामने
एक एंटरप्रेन्योर के रूप में या फिट भारत के फाउंडर के रूप में कभी नहीं जाती। उनके सामने क्या, मेरे इन लॉज के सामने या घर में जब मैं आऊँ तब वो मैं रोल बाहर निकाल के अंदर आती हूँ और मैं कम्प्लीटली फेमिनाइन बन जाती हूँ घर पे, इनके सामने भी और पेरेंट्स इन लॉ के सामने भी कम्प्लीटली फेमिनाइन बन जाती हूँ। मतलब कि मैं फॉलोअर बन जाती हूँ, मैं लीडर के रोल को छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर मैं वो रखूँगी तो अल्टीमेटली मैं ही दुखी होंगी और मेरी वजह से सारे लोग दुखी होंगे। तो मेरा वर्क इज़ डिफरेंट, पर्सनल लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, और इसीलिए हम शायद बैलेंस कर पा रहे हैं और खुश भी रह पा रहे हैं उसमें, क्योंकि दोनों में कहीं वो ईगो नहीं आता। फिर जैसे मैं उनके सामने कम्प्लीटली फेमिनाइन हूँ, वो जो कहेंगे कुछ भी कहेंगे, मुझे कहीं पर भी वो बुरा वाला फीलिंग कभी नहीं आने वाला है, या शिवांगी तुम ये कर दो वो ला दो, मुझे कहीं वो फीलिंग नहीं आने वाला है। मैं कंप्लीट फॉलोअर, और मैं सरेंडर का भाव जो है वो बस आ जाता है घर में। हाँ, फिर जब ऑफिस जाना है, उनके साथ मीटिंग है, उसमें वो बॉस वाला फीलिंग है, वो फिर वो रोल को शिफ्ट करना आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। जो वुमेन एम्पावरमेंट का इतना क्रेज बढ़ चुका है, विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मैन एंड विमेन आर इक्वल, नॉट एट ऑल। मैं तो मानती ही नहीं हूँ कि दोनों इक्वल है, बनाया ही अलग है उसने, तो फिर क्यों हम कहे कि सेम है। फिजियोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, इन एवरी वे, स्पिरिचुअली, बोथ ऑफ अस आर कम्प्लीटली डिफरेंट, मेल एंड फीमेल, कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। और इसीलिए नक्षत्र सर ये बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब आप एक घर में एक गुफा है, उसमें 2 शेर अगर रहते हैं तो वो कभी साथ में रह ही नहीं सकते। तो आज ऐसा हुआ है कि मैं भी पुरुषों के माफिक कर सकती हूँ, इसीलिए लोग फीमेल्स भी सिगरेट स्मोक करती है, अल्कोहल लेती है, डाइवोर्स वगैरह भी nowadays बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। दोनों 2 शेर एक गुफा, सो 2 मैस्कुलिन बनते जा रहे हैं, 2 मर्द बनते जा रहे हैं, दोनों को लीड करना है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। द अदर डे मैं ऑफिस में था, शिवांगी मेरे केबिन में आते हैं, कोई ऐसा टॉपिक निकल गया, कुछ ऐसा उन्होंने कहा करने के लिए, मुझसे वो बात डाइजेस्ट नहीं हुई, मैंने बिंदास बोल दिया, 4 लोग खड़े हैं मेरी केबिन में, शिवांगी यहाँ से बाहर निकल जाओ, ये नहीं होने वाला। उन्होंने वहाँ कोई आर्गूमेंट नहीं किया, बिकॉज वो वहाँ एक बॉस की केबिन में है। शी हैज़ दैट मैच्योरिटी, इवन दो maybe I would say she was not in the right state of mind, even I was not in that right state of mind, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए था, बट मैंने बोला। अब जब वो अपने केबिन में गए, शाम को जब मिले, तब मैं उनके साथ शांति से बैठा कि आई एम सॉरी, बट वो बात मुझे सही नहीं लगी, एंड एज अ बॉस आई कुड नॉट टॉलरेट दैट, बट एज अ हस्बैंड मैंने गलत बोला। बट वो हस्बैंड वाइफ का रोल अलग है, 2 पार्टनर्स या बॉस का रोल अलग है, एंड उन्हें तब शाम को जो कहना है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ हस्बैंड के रूप में। राइट, इफ आई एम एट फॉल्ट आई हैव टू लिसन, राइट, बट शी हैज़ दैट मैच्योरिटी एंड शी सपोर्ट्स मी इन दैट वे। इसलिए काम आसान है, और हर एक कपल के लिए, हर एक परिवार के लिए मुझे लगता है बस वो कभी कभार उस मोमेंट्स में कोई एक जब हाइपर है, अगर दूसरा तब समझ दिखा के डीप ब्रेथ 3 बार लेके थोड़ा रुक जाए ना, और फिर उसके ऊपर में भी 2 घंटे के बाद या शाम को आप डिस्कस करो, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, वरना उस समय पे प्रॉब्लम से मिलेंगे। और अगर कोई बात चुभ रही है, उसको लंबा ना खींचना आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो एक बात जो चुभ रही है और उसको आपने कंटिन्यू रखा, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू ईयर्स इतने सारे अलग अलग इवेंट्स है ना, इकट्ठा होते हैं, फिर वो स्प्रिंग की तरह काम करता है कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और वो आप बात नहीं कर रहे हो, बट मन में तो है कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, या मेरे साथ ये करना चाहिए था, ये क्यों, आप बर्थडे क्यों भूल गए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कभी भी लंबी नहीं खींचनी चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल है कि मुझे आई नीड 3 हग्स इन अ डे फ्रॉम हिम, तो अगर कभी वो भूल जाते हैं, मैं उनको सामने से आज का हक बाकी है, ऐसा नहीं कि मैं माइंड में रखूंगी, नहीं देखो आज भूल गए मतलब प्यार नहीं करते, तो वो मैं अपने मन में ही अजम्पशंस बना रही हूँ। हाँ, वो हग्स ले लेती है। आई थिंक ज़्यादातर वाइफ में भी बर्थडेज, एनिवर्सरीज में एक्सपेक्ट करती है, बट मुझे लगता है कि वो सामने से बताते कि मेरे लिए कुछ लेकर आना, तो आई थिंक ज़्यादा काम आसान हो सकता है। इफ वाइफ्स वुड वेट कि मैं भी देखते हूँ कल मेरे हस्बैंड को याद आता है या नहीं कि आज हमारी 12वीं वेडिंग एनिवर्सरी है, बट मेन जो है आप जानते हैं कि
वो एक गुफा में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ पर अगर बिजनेस में, काम में अगर उलझे हुए हैं, कुछ 2-4 दिन से ऐसा चल रहा है कि वो पेमेंट कलेक्शन के इश्यूज़ है, दूसरे तीसरे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन कहीं कुछ चल रही है, उनके लिए वो तारीख वगैरह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके दिमाग में बस वही चल रहा है, कल मंगलवार है, कल ये करना है। और तब अगर वाइफ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर ले, आपको याद है ना कल हमारी एनिवर्सरी है और मैं चाहती हूँ कि कल थोड़ा सा आप जल्दी आ जाओ, फिर शाम को आप जहाँ कहेंगे हम जाएंगे, बता दो। अब अगर आप इस एक्सपेक्टेशन में रहोगे, नहीं उनको याद है वो क्या प्लान करते हैं, मैं देखती हूँ मुझसे कितना प्यार करते हैं, कभी कभार वो बहुत चैलेंजिंग और मुश्किल बन जाता है। मैं अपनी बर्थडे के लिए उल्टा करता हूँ, मैं पहले से बता के रखता हूँ मेरे दोस्तों के भी ये हफ्ते के बाद छुट्टी लेके रखो, इधर मिलना है, बिकॉज आई एम क्लियर मुझे उस दिन कैसे सेलिब्रेट करना है। सो इफ अ वाइफ वांट्स दे कैन ऑलवेज शेयर, एंड आई एम श्योर अगर हस्बैंड को एक बार ऑर्डर मिल जाता है तो वो कर भी लेते हैं। ग्रेट ग्रेट, यस 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 यस। सो आप अभी बात कर रहे हैं बिकॉज आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सो वहाँ पे एक ऑफिस, एक शेड्यूल, तो एक को पता है कि दूसरा कौन से मेंटालिटी से अभी गुजर रहा है, उसके सामने कौन कौन से सिचुएशंस आई है, राइट। बट बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है तो एक कहीं पे जॉब कर रहा है, राइट, कोई IT में है तो कोई कहाँ पे एडमिन का काम कर रहा है। तो हर एक इंडस्ट्री के, हर एक जॉब के अपने अपने प्रेशर्स अलग होते हैं। So in that situation, being a husband and of course being a wife, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दो अलग अलग फील्ड है, मुझे लगता है कि वो तो और आसान रिश्ता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों अपनी अलग अलग दुनिया में हैं, इसीलिए आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ जनरली नहीं होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि और प्लस उनको आई थिंक स्पेस भी मिल चुकी है अपने हाँ। और क्या होता है हमारे केस में, एग्जांपल देती हूँ कि जो ऑफिस का डिस्कशन है ना, कभी कभी पर्सनल लाइफ में वो भी आ जाता है बीच में, क्योंकि आप जानते हो, बट क्योंकि आपका फील्ड ही अलग है, तो वो आप बोलोगे कि वो राकेश ने मेरे साथ था, तो राकेश कौन है पता ही नहीं है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो पहला वही है कि जब अलग अलग काम है तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है। जैसे हम दोनों जो है एक ही फील्ड में हैं, तो हम जानते हैं कि जब हम पर्सनल लाइफ में जब कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ तो प्रोफेशनल, कुछ तो ऑफिस का आ ही जाएगा। तो दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट। अब सेकंड जो है क्या करना चाहिए इस कि आप जब अकेले हैं, जब आपने पूरे दिन काम खत्म कर लिया, घर पे आए हो, अब आप एक सवाल, मैजिकल सवाल है जो पूछिए अपने हस्बैंड या वाइफ को, एंड दैट इज कैसा रहा तुम्हारा दिन। तो वो जब आप पूछते हो कि कैसा रहा तुम्हारा दिन, अब वो जो भी ऑफिस के प्रॉब्लम्स है 5-10 मिनट बात करके वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं, और फिर आप बाकी सारी बातों के ऊपर डिस्कस कर सकते हो। एंड आई थिंक वो इजी बन जाता है, क्योंकि अब सामने वाले के दिमाग में कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो आप ज़्यादा लंबी बात को खींच नहीं सकते, नहीं करेंगे, राइट। सो आई फील कि वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ग्रेट, ओके, ग्रेट। सो उसको ही एक अलग कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं कि जनरली फीमेल्स को ऐसे होता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझे बताते क्यों नहीं। आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि उनका कंसर्न ये होता है कि एटलीस्ट अपडेट कर देते, मुझे बता देते। सो ये नहीं है कि वहाँ पे उनको अथॉरिटी चाहिए या ऐसा है कि तुम मुझे रिपोर्टिंग दो कि तुमने क्या क्या, इट जस्ट कि मुझे पता हो कि तुम कहाँ हो या क्या कर रहे हो। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक फीमेल के लिए हस्बैंड की साइड से कोई भी अपडेट है ना, कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि जो हस्बैंड है, जो मेल है, उनकी एक नीड होती है, एंड दैट इज फ्रीडम। प्यार से ज्यादा उनको फ्रीडम चाहिए, वाइफ से और अपने आसपास के लोगों से। इसीलिए जब वाइफ बार बार कॉल करती रहती है, कहाँ हो, खाना खाया कि नहीं, मिस कर रहे हो कि नहीं, तो उसे ऐसा लगता है मेरी फ्रीडम कोई छीन रहा है। और इसीलिए जो बैचलर्स होते हैं उनको शादी से एलर्जी इसीलिए होती है, उनको लगता है कमिटमेंट से इसीलिए एलर्जी है कि फ्रीडम फ्रीडम मेरा छीन जाएगा। बट अगर उनको ऐसी बीवी मिल जाए ना जो फ्रीडम भी देती है और रिस्पेक्ट भी देती है, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, फिर वो हस्बैंड वाइफ को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। एंड आई पर्सनली फील कि हर एक हस्बैंड को ये अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वाइफ की ज़िंदगी में और कोई नहीं है। देखो, वो अपना परिवार छोड़ के आई है, माता पिता को, भाई बहन सबको छोड़ करके वो आपके पास आई है ना। यू आर ओनली, उन्हीं के आप फादर है, मदर है, भाई है, आप ही सब कुछ है उनके लिए। तो एक अपडेट देते रहने से जो फीमेल का माइंड है ना, उसे एक सिक्योरिटी का फीलिंग आता है। राइट।
कि भाई मेरे हस्बैंड कहाँ है, खाना खाया नहीं, पहुँचे या नहीं, कब आने वाले हैं, बिकॉज शी ऑलवेज कीप्स वेटिंग एंड थिंकिंग अबाउट हिम। और अगर अपडेट मिल जाता है तो उसे ये पता है कि 2 घंटा राह देखनी है या 2 दिन, तो एक आइडिया रहता है। वेरी ट्रू। ग्रेट। सो वाइफ का फ्रीडम देना और हस्बैंड का रेगुलर इंटरवल पर अपडेट देना, ये परफेक्टली जब बैलेंस हो जाता है तो प्रॉब्लम कभी नहीं आता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड इवन जनरली हमने ये देखा है कि फीमेल छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाती है, राइट? सो कोई भी सिचुएशन है, सो वही सिचुएशन अगर मैन हैंडल करता है एंड फीमेल हैंडल करती है तो वो दोनों अपने अपने तरीके से करती है, राइट? व्हाट डू यू थिंक कि मेल का तरीका इमोशनल क्यों नहीं होता एंड फीमेल का तरीका इमोशनल क्यों होता है, और मेल को उसको कितना समझना चाहिए? आई पर्सनली थिंक हर एक फीमेल्स जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं, एंड दैट्स द रीज़न इमोशंस एक्सप्रेस होना इट्स अ गुड साइन। आई पर्सनली फील कि वो सेंसिटिव है चीज़ों को लेकर के, वो किसी का दर्द, सिचुएशन की गहराई समझ पा रहे हैं। एंड ऑन दी अदर साइड मेन जो है वो ज़्यादा उनको लगता है कि भी प्रोग्राम किया गया है, रो कर कुछ नहीं होता, रोती तो लड़कियां है, तो वी ट्राई टू बी मोर लॉजिकल एंड सीरियस विथ एवरीथिंग एंड वी आर काइंड ऑफ अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, हंटर्स, बट आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ सही या गलत है। इट्स जस्ट दैट कि दोनों का ऑपरेटिंग मैनुअल अलग है। ट्रू। और वही दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप कि दोनों सेम हो जाए तो चैलेंजेस कितने भी आ जाएंगे, अलग अलग किस्म के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो ही कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को। एंड पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब कभी भी विमेन छोटी छोटी चीज़ों को लेके इमोशनल होती है, उल्टा ये भी है कि जब मैन बहुत बड़ा प्रॉब्लम जब उसके बिजनेस में या लाइफ में आ जाए और जब इमोशनल होता है ना, वो एक डिप्रेशन वाले जोन में जाता है ना, तब आप देखना विमेन इमोशनल नहीं होती है, तब वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड बनकर आ जाती है। राइट, राइट, वेरी ट्रू। सो इसीलिए आई थिंक दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। एब्सोल्युटली। काली माँ भी बन सकती है, दुर्गा भी बन सकती है, दुर्गा भी बन सकती है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। राइट। सो जैसे आपने बोला कि फीमेल कभी काली बनती है, कभी दुर्गा बन जाती है, राइट? सो फीमेल के हर एक एज के, हर एक रिलेशन के एक एक फेजेस हैं, अलग अलग फेजेस हैं, राइट? तो फीमेल को हमेशा ये लगता है कि मेरा जो हस्बैंड है या मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरी लाइफ में जो भी मेल है वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो ये करता था, अब वो ये नहीं करता है, और वो वहीं पे ठहरी हुई है, वही एक्सपेक्ट कर रही है कि वो पहले जैसा ही करे। सो ये कंडीशन में आप फीमेल को क्या एडवाइस देते हैं कि उसको क्या करना चाहिए? मैंने ज़्यादातर जगह पर ये ऑब्जर्व किया है कि जब शादी होती है उसके बाद एक विमेन के लिए, एक वाइफ के लिए पूरा एजेंडा बन जाता है कि मैं अपने हस्बैंड को सुधार करके रहूंगी, उसके तौर तरीके, रहने के तरीके, खाने पीने के तरीके उसको ऑर्गेनाइज बना दूंगी, ग्रूम कर दूंगी, दाढ़ी नहीं करता वो शेव करा दूंगी, पूरे घर को मैं कंट्रोल में ला दूंगी। बट समवेयर उस प्रोसेस में वो अपने हस्बैंड को इतना बदल रही है, फिर वो कहे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। कैसे रहेगा बेचारा पहले जैसा? टोक टोक के तुमने ही बदल दिया। Exactly. अब ये ऐसी बात है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, मैं लोगों की जिंदगी बदल रहा हूँ, उसमें अगर शिवांगी छोटी छोटी नहीं, स्टेज पे ना आपको ऐसा नहीं बोला, ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लगा, या फिर आप है ना ये कपड़े की टी शर्ट ब्लेजर वेजर पहन के जाया करो, और उस प्रोसेस में अगर मैं कुछ ज्यादा फॉलो करूंगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद स्नेह देसाई ना रहे, मैं ही ना रहूं। करेक्ट। मेन का ईगो होता है, और ईगो को जयकांत शिकरे की तरह ईगो हर्ट नहीं करने का, दैट्स द लॉजिक ऑफ अ फीमेल होना चाहिए आइडियली। कि जब आप ईगो को हर्ट करते हो बाय क्रिटिसाइजिंग छोटी छोटी बातों में, ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, दाढ़ी क्यों नहीं करते हो, क्यों इतने बाल लंबे करे हो, कटा क्या हो, छोटी छोटी चीज़ों में, उससे उसका इतना ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाता है कि फिर वो जो गलतियां पहले नहीं कर रहा था वो अब करना शुरू कर देता है। तो आई थिंक फीमेल को क्रिटिसाइज करना बंद करना पड़ेगा, तभी जाके वो इंसान जो भी बदलाव लाना चाहते हो वो ला भी पाएगा। एंड आई थिंक हर एक इंसान को बताने का एक तरीका होता है, राइट? तो जनरली फीमेल के केस में ये होता है कि वो नैग करके बताना चाहती है। सो अगर वो इतना समझ ले कि उसके साथ जो मेल है उसको एक पर्टिकुलर तरीके से बताएंगे तो वो मानने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। Yes. करेक्ट।
राइट, इवन हर एक इंसान की, नॉट इवन जस्ट फॉर मेल और फीमेल, कि मेरी कोई फ्रेंड है, बीइंग अ फीमेल टू फीमेल, किसी को भी बताने का एक तरीका है। अगर हम वो समझ जाए कि सामने वाले को ये कॉन्टेक्स्ट में अगर मैंने पुट अप कर दिया है, कुड बी अ बिजनेस डील, राइट, तो वो नेचुरली हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होगी। सो अगेन कमिंग, यस प्लीज। आई पर्सनली फील हर एक वाइफ अगर छोटी छोटी बातों को लेकर दिन में 20-25 बार टोकते ना रहे, रोकते ना रहे, सुधारते ना रहे, उससे बेहतर होगा हफ्ते का कोई एक दिन और एक वक्त डिसाइड रखे कि ये हफ्ते का 20 मिनट जब हस्बैंड सुधारो अभियान है मेरा। और अगर वो पूरा हफ्ता परेशान नहीं किया होगा ना, तो हस्बैंड को भी टेम करना आसान है, बिकॉज मेन आर एक्चुअली ट्रेन्ड टू फॉलो रूल्स एंड डिसिप्लिन बचपन से है। बट वो छोटी छोटी बातों की वजह से वो वाइफ को सुनना बंद कर देगा। लेकिन अगर एक बार 10 दिन में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंडरफुल। इसका रीज़न मुझे ये भी लगता है कि फीमेल ज़्यादा ओवरथिंक करती है कोई भी चीज़ को लेके, स्पेशली मैरिड वीमेन, राइट, कि उसको लगता है उसका हस्बैंड, उसका घर, उसके इन लॉज, उसके रिलेशंस। सो व्हाट डू यू थिंक, पहले तो फीमेल को ओवरथिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर जो कर रही है तो कौन से एक्सटेंट तक उनको ओवरथिंक करना है कोई भी एक चीज़ को लेके? मुझे लगता है कि फीमेल नहीं, कोई भी इंसान को ओवरथिंक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जैसे मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, वैसे एक और बीमारी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी। इसीलिए एक्शन टेकर्स हमें कम मिल रहे हैं। तो आई फील बिकॉज ओवर थिंकिंग इज एन एनिमी ऑफ एक्शन। तो जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो, वो रिलेशनशिप में सोचना हो सकता है कि मेरे हस्बैंड लेट आए, क्यों लेट आए, कहाँ गए होंगे, बाहर तो नहीं गए होंगे, उनके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया होगा, और वो राई का पहाड़ बना देते हैं। तो वो खुद भी दुखी होते हैं और उसकी वजह से आसपास के लोगों को भी दुखी करते हैं। तो आई फील ओवर थिंकिंग तो किसी इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, आपकी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, सभी जगह पर चैलेंजेस फेस करेंगे। दैट्स ट्रू। इवन अभी जब हम बात कर रहे थे, यू मेंशन अबाउट सेल्फ लव, राइट, कि सबसे पहले खुद के साथ का रिलेशन। तो मुझे ये लगता है कि एक एक्सटेंड के बाद, शादी के बाद, फीमेल का सेल्फ लव शायद सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटी पे चला जाता है। वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने किड्स को, मे बी सबसे पहले बच्चे आ जाते हैं, फिर करियर को, फिर घर को, सोशल रिलेशन को, बहुत सारी चीजें आ जाती है। सो अगर सेल्फ लव है, राइट, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा सेल्फ लव क्या है, राइट, मुझे क्या करना होगा सेल्फ लव को डेवलप करने के लिए? और आई थिंक ज्यादातर फीमेल ऐसे गिल्ट में जीती हैं कि मैं सेल्फिश तो नहीं हूँ, यदि बच्चा है, हस्बैंड है, सबको छोड़ के यदि मैं खुद को कुछ ध्यान दूंगी तो मैं सेल्फिश तो नहीं हूँ। वो गिल्ट ज्यादातर मदर्स के अंदर, मदरली गिल्ट होता ही है, हमेशा होता है। और वो जो आई का सर्कल है, इतना सा छोटा सा या तो बिल्कुल होता ही नहीं है, और बाकी दुनिया का सर्कल बड़ा होता है, बच्चों का और फैमिली का, सोशल लाइफ। और ये सबसे बड़ा डिससर्विस है टू द फैमिली अकॉर्डिंग टू मी। ये सेल्फिश होना नहीं है जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप के लिए वक्त निकालते हैं, ये सेल्फलेस होना है। क्योंकि जब आपका घड़ा खाली है और आप कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की, इन लॉस की और आसपास के लोगों की, तो अब आप खाली घड़े से जब वो कर रहे हो तो वो घड़ा ऑलरेडी माइनस में जा चुका है, तो वो स्प्रिंग फिर उसका काम करेगी और आप अल्टीमेटली तो कुछ ऐसा करोगे जिससे बाकी सारे लोग दुखी होने वाले हैं। तो आई फील, हाँ, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को टाइम ना दो या खुद के लिए सारी चीजें कर रहे हो, परिवार साइड में है। सेल्फ लव का मतलब है कि दिन में या हफ्ते में थोड़ा समय निकालना उन चीजों के लिए जो आपको खुशी देता है। गार्डनिंग खुशी देता है, आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आपको मे बी खाना पकाना अच्छा लगता है, किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, नेचर में वॉक करना। इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, डिसीजन लेना है कि मैं पहली प्रायोरिटी हूँ, मुझे सबसे पहला रिश्ता खुद के साथ अच्छा रखना है, तब जाके बाकी सारे लोग। और ये सारी एक्टिविटीज के बाद भी लगे कि सेल्फ लव कहीं मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना और एक डिवाइन लव की ओर लेकर जाना, तब एक विमेन रियलाइज करती है दैट शी इज डिवाइन, वो देवी है। बट कभी कभार वो रियलाइजेशन का मिसिंग होना उसे खाली बना देता है।
फीमेल इज अ गिवर, बट वो गिवर तब बन सकती है ना जब उसके अंदर देने के लिए कुछ है, कुछ भरा हुआ हो। हाँ, और वो बचपन से ही ट्रेंड है कि पहले पापा को खुश करो, भाई को खुश करो, टीचर्स को खुश करो, फिर हस्बैंड को करो, फिर बेटे को करो और घर को करो। उस चक्कर में खुद को ही भूल जाती कुछ है। नहीं देती। तो आई थिंक पहले खुद को देना है और फिर दूसरों को देना है। दूसरों को देना है। ग्रेट। सो जैसे आपने कहा खुद को देना है, राइट? तो फीमेल के लिए आप भी ट्रैकिंग पे जाते हैं, आप भी स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड आप भी और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जो आई वुड से वो आपके लिए सेल्फ लव है। इवन आप जो फील्ड में हैं, हेल्थ की फील्ड में, वो भी आपकी एक आपने चूज किया है, वो यू वांट टू डू इट, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट, Absolutely. राइट? सो अदर फीमेल्स को क्या करना चाहिए सेल्फ लव के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं बहुत बड़ी चीज करे, कोई छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकता है। इट कुड बी कि आपको नए नए कपड़े पहनना अच्छा लगता है, करेक्ट। तो वो करिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। कुछ लोग तो उसमें भी ओवर थिंक करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो है ना, शादी के पहले जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तब बहुत अच्छा तैयार होता है, शादी के बाद तैयार होना कुछ बंद कर नहीं, देते हैं, बिकॉज दे आर लाइक अब क्या फर्क पड़ता है, वही हस्बैंड है, वही देख रहे हैं, उसमें क्या। बट वी नीड टू रियलाइज कि आपको खुद को ग्रूम्ड रहना। आई एम नॉट सेइंग शॉपिंग बहुत ज्यादा करो, ऑल आई एम सेइंग इज कि बस रिसोर्सेज जो है उसका यूज करके अपने आप को तैयार करना, मेकअप करना नहीं, बट जस्ट गेटिंग रेडी। और मे बी वो हो सकता है कि पूजा करना, प्रार्थना करना, कोई माला करना, एनीथिंग स्मॉल, वेरी ट्रू। वो सेल्फ लव का एक तरीका होता है। और मुझे लगता है कि हर एक हस्बैंड अपने वाइफ का प्यार का घड़ा बहुत छोटे छोटे एक्शन से भर सकता है। कभी कभार वो 5 या 10 रुपए का सिर्फ एक रोज़ हो सकता है, कभी हफ्ते में एक बार उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आना हो सकता है, कुछ नहीं तो सिर्फ गाड़ी का दरवाज़ा खोलना हो सकता है, या फिर जब वो तैयार होकर आए तब ये कहना कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, ये नया ड्रेस तुमने लिया है, या फिर इयररिंग्स तुम्हारे सैंडल के साथ मैच हो रहे हैं। ये सब कुछ मैंने शादी के बाद सीखा है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये छोटी छोटी एक्शंस के द्वारा उसे प्यार दे सके। बिकॉज एक्चुअली विमेन को खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और महंगा तो ज़रा भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटा छोटा ध्यान रखेंगे तो महंगे से बच पाओगे। और स्नेह हर हफ्ते पिछले 8.5 साल में हर हफ्ते एटलीस्ट एक ऐसा सरप्राइज मुझे जरूर देते हैं, वेरी नाइस। कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं। सो वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है फॉर अ फीमेल कि वो घड़ा हमेशा भरा हुआ रहे। ग्रेट। हालांकि मेरे केस में सरप्राइज नहीं होता, हमारे केस में मैं दे देती हूँ, कोई एक से मिलना चाहिए। राइट। और जो ज़्यादातर आपने कहा कि कार का दरवाज़ा खोलना, वैसे छोटे छोटे जेस्चर्स ज़्यादातर वाइफ को बहुत अच्छे लगते हैं। करेक्ट। शायद वो जोक आपने सुना होगा कि हस्बैंड दरवाज़ा कब खोलता है, या तो गाड़ी नहीं हो या तो वाइफ नहीं हो तभी वो कार का दरवाज़ा खुलता है, पर वो बाद में भी करना चाहिए, दोनों पुराने होने के बाद भी। सो वंडरफुल। ग्रेट। एंड इवन आप ये भी शेयर कर पाए कि बेस्ट सरप्राइजेस क्या हो सकते हैं वाइफ के लिए? मुझे लगता है सबसे सिंपल और आसान वाले सरप्राइजेस जो हर एक हस्बैंड अपने वाइफ को दे सकता है, नंबर 1 वुड बी कोई उसकी फेवरेट कुजीन या रेस्टोरेंट, हफ्ते में एक आध बार वहाँ लेके जाओ और सामने से कहो कि आज तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, आज हम बाहर जा रहे हैं। करेक्ट। दूसरा हो सकता है फ्लावर्स, फीमेल लव दैट। फीमेल ऑल्सो लव सरप्राइजेस, तो कभी कभार ना बताकर भी ऐसे छोटी चीज़ों को लेकर आना, और खास करके जो लाइट के साथ चीज़ें जुड़ी हुई है, जो स्मेल के साथ चीज़ें जुड़ी हुई है, वो एक परफ्यूम भी हो सकता है, 50 रुपए की कैंडल भी हो सकती है। कभी कभार एक सरप्राइज हो सकता है कि तो एट टाइम्स विमेन लव टू बी टेकन केयर ऑफ, तो कभी एक सिंपल मसाज गिफ्ट कर देना, यू नो स्पा का एक्सपीरियंस दे देना, तो ये सारी चीजें हो सकती है। सी जब आप एक साल में एनिवर्सरी के दिन डायमंड रिंग का इंतजार करेंगे ना 4 लाख रुपए की, तो विमेन के लिए वो बस वो एक पॉइंट है, और अगर 10 रुपए वाले एक पॉइंट आप हर दिन दे रहे हैं तो 365 पॉइंट्स। वंडरफुल, वेरी नाइस। सो सर, आपको क्या लगता है कि वर्स्ट एडवाइस फॉर मेन क्या होगी? अगर हर एक हस्बैंड को मैं ये कहूँ कि बहुत बुरा हस्बैंड बनना है आपको, तो एक काम करो, कभी अपनी वाइफ की बातें सुनो नहीं, और वो जो भी कह रही है सल्यूशन निकाल के देते रहो। एग्जाम्पल के तौर पे आप घर पे आते हो और वो कहती है कि आज तो मैं बहुत थक गई। अच्छा ऐसा है, तो इतना काम करने की क्या जरूरत थी? तो वो कहते नहीं मतलब मुझे तो नहीं करना था, मगर वो काम वाला, अच्छा नहीं आया तो फोन कर लेती।
हाँ मतलब फोन तो मैंने किया लेकिन वो फोन ही नहीं उठाया। अरे बाजू में तो रहता है, बगल में जाके बोल देती, जाके मैं बोल के आऊँ क्या? अरे भाई उसे भी पता है फोन कर लेना चाहिए, उसे भी पता है कि इतना काम उसे नहीं करना चाहिए, उसे भी पता है कि वो बाजू में जा सकती थी। लेकिन अगर आप सोल्यूशन देते रहेंगे तो वो सारे सोल्यूशंस उसके पास भी है। शी इज़ अ स्मार्ट वुमन। एक्चुअली वो ये कहना चाह रही है कि आज मैं कितनी थक चुकी हूँ, तो रेदर देन गिविंग सोल्यूशंस आपको ये कहना चाहिए अच्छा ऐसा है, ओहो आज काम वाला नहीं आया था, अरे तो तुम्हें पूरे घर का काम करना पड़ा होगा, तो तुम काफ़ी थक चुकी होगी, तो एक काम करो आज खाना मत बनाओ, चलो हम कहीं बाहर चले जाते हैं, ऐसा करो मैं कुछ बना लेता हूँ आज। सो एडवाइजर की जगह सपोर्टर बने। Yes. आई थिंक सो ये वर्स्ट और बेस्ट मुझे लगता है दोनों एडवाइस आपने। यस। एंड ज़्यादातर हस्बैंड एंड वाइफ में एक व्यक्ति होता है जो रोमांटिक होता है और दूसरा व्यक्ति फाइनेंटिक होता है, सो लॉजिकल वाला होता है। तो आप दोनों में से कौन फाइनेंटिक है एंड कौन रोमांटिक है? आई गेस दोनों अलग अलग टाइम पे होते हैं। अच्छा, ओके। मैं थोड़ा पब्लिक डिस्प्ले ज्यादा कर लेता हूँ, यू नो, बट वो जब यू नो एक उसका जोन है, उसका एक वक्त होता है, देन एट द टाइम आई गेस शी इज मोर एक्सप्रेसिव। या तो सो आपके केस में दोनों है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि कौन सा है। किसके अंदर कौन से केमिकल चेंजेस चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेट। एक हस्बैंड या वाइफ जिसको सुबह में उठ के पहले विंडो खोलना अच्छा लगता है और एक होता है जिसको पर्दे और विंडो बंद अच्छे लगते हैं, सो कौन कहाँ पर है? मुझे बंद अच्छे रखते हैं। मैं हमेशा खोल देती हूँ, हेल्थ कोच। खोल देती हूँ, राह देखती हूँ इसने उठे और मैं दरवाजा खोलूँ। ना बट शी इज़ वेरी काइंड, यू नो, मैं जब तक उठा नहीं तब तक उसका हिलना डुलना बहुत कम रहता है, बहुत शांत रहता है, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स माई वर्क एंड शी रिस्पेक्ट्स दैट कि अगर वो लेट तक जागे होंगे, कुछ बुक लेकर रहे, कुछ क्रिएट कर रहे, कोई PPTs बना रहे हैं, तो मुझे सुबह उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, बिकॉज दैट कैन डिस्टर्ब हिज होल डे। ग्रेट। और ज़्यादातर हस्बैंड में कोई किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है, सो कौन तीखा या चटपटे वाला है या कौन मीठा वाला है? ये फीके वाले हैं, मैं मीठे वाला हूँ। फीका एंड मीठा, आई एग्री। अच्छा, फीका एंड मीठा है। ग्रेट। एक एडवेंचरस होता है और एक सेफ गेम खेलने वाला होता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ लाइफ। सो कौन सेफ प्लेयर है एंड कौन डेंजरस प्लेयर है? कोई एंगल से सेफ लग रही है। तो एडवेंचरस है ये। शादी के बाद मुझे भी बना दिया, बट मैं ओरिजिनली सेफ खेलने वाली हूँ। खेलने वाला, ओके, ग्रेट। वॉलीबॉल भी जब खेलते हैं ना तो मैं 2 बार देखती हूँ आसपास किसी को लगेगा नहीं ना, फिर मैं हिट करती हूँ, इतना जी। इनफैक्ट स्नेह सर ने बताया कि वो जो एडिटर है उसको भी आंसर देते वक्त उसको हर्ट ना हो, उसका भी हम इसीलिए वहाँ पे भी सेफ। सो सेफ प्लेयर एंड डेंजरस प्लेयर। डेंजरस। ग्रेट। सो जनरली किसी के साथ शादी करने की इच्छा होती है, कमिटमेंट होता है, बट पेरेंट्स नहीं मानते। इन दैट सिचुएशन क्या करना चाहिए? मैं पर्सनली मानता हूँ कि पहले तो पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे हैं तो वो आपका भला चाह रहे हैं, उनको शायद ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर वहाँ पर सिक्योर नहीं है, तो उसमें गलती उनकी नहीं है। आप उस इंसान को जितना जानते, जितना वक्त आप दे चुके हैं, आपको भरोसा आ चुका है, बट पेरेंट्स ने तो उतना वक्त नहीं दिया है। तो पहले तो मेक श्योर करो कि आप जाके बात करें, समझाए उन्हें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस इंसान के साथ, और फिर उन्हें भी टेस्ट करने दो ना। जब मुझे पहली बार शिवांगी को मैंने जब पसंद कर लिया था, तो मैंने भी अपने पेरेंट्स से कहा कि भाई आप लोग मिलो। मैं अकेली शिवांगी को मिलवाया था वहाँ पर कि भाई यू बी सेटिस्फाइड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज सिर्फ मुझे अकेले को थोड़ी जिंदगी बितानी है, आपको भी तो उनके साथ जिंदगी बितानी है। ग्रेट। सो आई थिंक जितना टाइम एज अ कपल आपने दिया हुआ है उसमें से थोड़ा सा टाइम यदि आई थिंक पेरेंट देंगे तो उनको भी थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग आने के चांसेस डेफिनेटली। सर मैं ये मानता हूँ कि शादी जो है ना वो 2 परिवारों के साथ हो रही है, 2 इंसानों की नहीं हो रही है। और जो ये नहीं समझ पा रहा है और जिनको ये लगता है कि नहीं हम 2 लोग भाग लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दे आर नॉट सीइंग लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, दे आर ओनली सीइंग देयर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। सो आई एम नॉट सेइंग कि परिवार ने मना कर दिया तो आप हार मान लो। मैं श्योरली ये कह रहा हूँ कि आप समझाओ,
बट उनके आशीर्वाद से जब होगा, सपोर्ट से जब होगा, जब दोनों माता पिता और दोनों परिवार साथ होंगे। आज हमारे हर एक फेस्टिवल्स में दोनों पेरेंट्स साथ में होते हैं, दोनों परिवार साथ होते हैं, स्पेशल मोमेंट्स पे साथ है, हमारी विक्ट्रीज में साथ में, फेलियर्स में साथ में है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस एंड इवन आने वाली जनरेशन के लिए वो मैटर करता है। राइट। जब आपने कहा कि ज़्यादातर फैमिली साथ में होते हैं, मैंने देखा हुआ है कि अभी जैसे जापान गए या कहीं पे स्काई डाइविंग, मैंने इनफैक्ट आपके साथ फ़ोटो भी शेयर किया था कि मम्मी पापा और सबके साथ में। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ट्रैवल को लेकर या जो अब एक साथ में फैमिली, ज़्यादातर वैसा होता है कि ये फैमिली कुछ अलग होता है, ये फैमिली कुछ अलग होता है। वंस में भी दिवाली या ऐसा कुछ होता है तब फैमिलीज इकट्ठा होते हैं। बट मैंने देखा है कि आपके दोनों फैमिलीज बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। तो उसको लेकर यदि आप कुछ शेयर कर पाए या कुछ टिप्स उसमें से यदि आप शेयर कर पाए। मेरा सिंपल फंडा है, मैं हमेशा अपने दोस्त, परिवार, पेरेंट्स सबसे एक चीज़ कहता हूँ कि हम जो करेंगे साथ में करेंगे। मूवी देखने जाना है, एक्शन फिल्म मेरी चॉइस है, आधे लोगों के नहीं भी है, बट वो ज्वाइन करते हैं क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है। अब आज मेरी चॉइस से हो गया, अगले महीने वाली जो फिल्म है वो फैमिली ड्रामा भी हो सकता है जो शायद मेरी चॉइस नहीं है बट उनका सबका मन है। एंड शिवांगी इज लाइक मेरे फेवरेट हीरो है, चलो मैं आऊँगा। एक रेस्टोरेंट हो सकती है जो सबके पसंद की ना हो बट एवरीबडी सपोर्टिंग क्यों, आज इसका मन है। दैट्स हाउ फैमिलीज वर्क। और अगर कोई इसे कॉम्प्रोमाइज कहता है तो मैं बता दूं सर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सी जब आप अपने बच्चे के लिए सुबह उठते हैं, जब वो रो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक्चुअली जब आप प्यार करते हैं किसी से तो दूसरे को अपने से ऊपर रखना कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यही प्यार है। वेरी नाइस। ग्रेट। वंडरफुल। सो यस मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? जब आप फैमिलीज के साथ, जब आप दोनों फैमिलीज के साथ घूमने के लिए जाते हो तो वो एक्सपीरियंस एंड कुछ होता है जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ अकेले अकेले जाए, तो व्हाट डू यू थिंक विच इज़ बेटर, कि फैमिली के साथ जाना या? मुझे लगता है कि आप जब हनीमून फेज में होते हो और आप जब अकेले जाते हो ना, वो लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है। आपको परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत पड़ती ही है और वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। कपल के रूप में भी आप दोनों के बीच का प्यार भी बढ़ता है जब आप परिवार के साथ ट्रैवल करते हैं। तो हम जब अभी जापान गए थे, फिर उससे पहले हमने एक दुबई का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लान हमने 3 पेरेंट्स के साथ बनाया था। हमारे दोनों के पेरेंट्स तो और एक और पेरेंट है जिनके खुद के बच्चे नहीं है बट हमें बेटा मानते हैं, बेटा और बेटी। तो वो तीनों पेरेंट्स को लेकर हमने कुछ अलग ही, हमने उसने को श्रवण का नाम दिया था कि तीनों पेरेंट्स को एक अलग ही दुनिया घुमा रहे हैं। साउथ अफ्रीका हम गए। तो ये अलग अलग जगह जब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि जब हम वापस आते हैं और वो पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी होती है या उनके अंदर जो बदलाव आता है। एग्जाम्पल है कि मेरे फादर इन लॉ, उनको कितना भी बोलो आप वॉक करो, एक्सरसाइज करो, घर में ही जिम है आप जिम करो, वो नहीं करेंगे। बट यूएस की ट्रिप जब हमने करी और जब वापस आए तो शूज पहन के, कभी वो शूज नहीं पहनते, शूज पहन के रेगुलरली वॉक करना शुरू कर दिया और मुझे कह रहे हैं शिवांगी आज भी किया मैंने इतना वॉक। क्या, क्यों? बोले नहीं मुझे लंबा जीना है। क्यों? क्योंकि आपने जो अनुभव करवाए वैसे अलग अलग करने हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कंट्रीब्यूट हम कर पाते हैं और फिर वो कंट्रीब्यूशन से हमें जो खुशी मिलती है वो नेक्स्ट लेवल है। तो परिवार होना ही चाहिए साथ में ट्रैवल। और मैं हर एक पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता अच्छा इसीलिए भी है बिकॉज दोनों पेरेंट्स है ना खुद अपने आप को इवॉल्व करना, अपग्रेड करने में मानते हैं। वो लोग भी आज भी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वो लोग अच्छे पॉडकास्ट सुनते हैं, वो लोग सेमिनार्स अटेंड करते हैं। ऐसा हमारे कोई क्लासेस नहीं होंगे जो उन्होंने अटेंड ना किए हो। और कुछ एक आध दो पेरेंट्स तो हमारे ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा पढ़ते रहते हैं अभी भी इस उम्र में। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब वो हमारे साथ है, दे आर एडिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू टू अस ऑल्सो। वो हमें भी ऑब्जर्व करके कभी कभार कहते हैं कि इसने तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, शिवांगी तुम्हें ये ज़्यादा करना चाहिए। सो बिकॉज दे आर इवॉल्विंग एंड अपग्रेडिंग, तो हमारा भी उनके प्रति का एक रिस्पेक्ट अलग लेवल का है। अब आप आउटडेटेड हो चुके हैं, आपको लाइफ में कुछ सुनना नहीं है, सीखना ही नहीं है, आप बिना वजह अपने आप को बूढ़ा बना चुके हैं। आप चल नहीं पा रहे, बच्चा तो घुमाने लेके जाना चाहता है, बिजनेस क्लास में बैठा के लेके जाना चाहता है, बट वो दुबई मॉल में जाके अगर तुम 2 मिनट चलने के बाद कोने में बैठने वाले हो तो बच्चे भी कैसे आपके साथ एंजॉय करेंगे? राइट। अच्छी बातें चल रही, परिवार साथ में बैठा हुआ है, अब बैठे बैठे सो रहे क्योंकि भाई आपने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, आप रेस्ट नहीं समझ रहे, न्यूट्रिशन नहीं समझ रहे। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सी इफ यू वांट अ हैप्पी फैमिली लाइफ, यू हैव टू इवॉल्व एंड ग्रो टुगेदर एज अ फैमिली। वंडरफुल। सो आई थिंक फिट रहना एंड फ्लेक्सिबल रहना, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
wonderful, great. So now राइट, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आपने अभी स्काई डाइव करा, फर्स्ट स्काई डाइव करा, राइट? और So- स्नेह सर ने तो सारे रिकॉर्ड्स तो या लगाए हैं। कि आपके Kali, रिकॉर्ड्स I'll तो just share. यस She has done more than 65 skydives. I've done more than 300. અને અમારા પેરેન્ટ્સે હમણાં પહેલી વાર કર્યું છે. सो आप स्काई डाइविंग करते हैं, राइट? सो कितना ज़रूरी है एक फीमेल की लाइफ में कोई भी हॉबी को डेवलप करना? आई थिंक बचपन में हम बहुत सारी हॉबीज को परस्यू करते थे. जब आपको बड़े होकर पूछा जाए कि क्या हॉबी है, तो जनरली याद करना पड़ता है कि हॉबी मतलब वो क्या होता है. तो आई फील कि दोनों के लिए ज़रूरी है, बट फीमेल के लिए इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत फंस जाती है. राइट, तो जैसे स्काई डाइविंग तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, बट छोटी छोटी हॉबीज़, जैसे मैंने बताया कि ड्राइविंग नहीं आता तो ड्राइविंग सीखिए. आपको लेट्स से कि यू नो मे बी आपको, जैसे मेरे मदर इन लॉ है, उनको निटिंग बहुत पसंद है. तो उन्होंने कुछ समय पहले से बहुत अच्छे से निटिंग वापस से शुरू किया है. तो उनका हैप्पीनेस लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल. कारवां करके एक आता है Yeah. म्यूजिक, पुराने Right, गाने, right, तो right, वो यू नो वो उसने इन्हें कुछ गिफ्ट किया एंड शी हैज बीन लिसनिंग. तो वो लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं. तो इट कुड बी एनीथिंग, लाइक मूवी देखना हो सकता है, बच्चे के साथ खेलना हो सकता है, बट आई थिंक वो जरूरी है. होना ज़रूरी है. जी. वेरी ट्रू. और आई थिंक उसमें हम कुछ डिफरेंट भी करें. तो जब आपने कहा कार का, हाँ. तो मुझे याद आ रहा है कि जब लाइक हमारी शादी हुई, होटल से गाड़ी निकली, सो मेरे कज़िन था, ही वाज ड्राइविंग, मैं और मेघा पीछे बैठे थे, मेरा फ्रेंड गौरंग आगे बैठा हुआ था. एंड मैं और मेघा पीछे बैठे बैठे सोच रहे थे कि कुछ अलग करना है. घर पे जब हमारी गाड़ी पहुंचे तो कुछ अलग होना चाहिए. तो मेघा बोले चलो वैसा करती हूँ, मैं ही गाड़ी चला लेती हूँ. तो फिर मेरे कज़िन को और दोस्त को पीछे बिठाया, मेघा ने कार ड्राइव करी, हम दोनों आगे. मैं आगे बैठा. और जब गाड़ी पहुंची तो रिलेटिव वाज लाइक, हैं बहू कैसे गाड़ी चला. एंड मेरी मामा उतनी ज्यादा खुश हुई कि बस बेटा इसी तरीके से तू इसके जीवन की गाड़ी चलाते रहना. क्या बात है. क्या Very बात nice. है, क्या बात. कुछ नया भी Beautiful. होते रहना चाहिए. यस यस एब्सोल्युटली. आई गेस ये शादी के बाद पहली बार ऐसा नज़ारा कहीं इंडिया में एटलीस्ट देखने को मिला होगा. हाँ. So I guess as a couple, you guys are also an example and a role model for so many young couples to make them understand कि भाई वो rule book पुराने वाली भाई मर्द ये Doesn't करता work है at और all. women ये कैसे, कोई लेना देना नहीं है. नहीं है. वेरी ट्रू. ग्रेट. इवन आई वांट टू शेयर वन एग्जांपल. जो आपने बात कही वही कॉन्टेक्स्ट में कि शादी के बाद ऑफ कोर्स बच्चे के बाद इवन वी प्लान आवर बेबी लिटिल लेट बिकॉज हमें ऐसा था कि एक सर्टेन अचीवमेंट के बाद हमें करना है. बट इट वाज डिसाइडेड कि हम ये एज पे और ये तरीके से बेबी प्लान करेंगे. सो इट वाज ऑल प्लान्ड. वी प्लान्ड इट, आदि हैपेंड. और उसके बाद वो आज 7 साल का हुआ. सो 7 साल के बाद हमने ये सोचा कि मुझे कुछ करना है. बीइंग अ फीमेल मुझे कुछ बिजनेस हम कर रहे हैं इतने सालों से, बेबी की परवरिश कर रहे हैं, वो सब बराबर है. बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच इज़ फॉर माई सेल्फ, जो मेरे लिए है. एंड देन थोड़ा बहुत हम ट्रैवल करते हैं. हम इवन माई सन अध्याय के बाद हमने स्पेशली ट्रैवल करना चालू किया और स्पेशली ट्रैकिंग करना चालू किया. उसको लेके जाते हैं हम. देन आई रियलाइज कि यार मुझे तो ट्रैकिंग अच्छा लगता है. यू नो जो शायद मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरा फोर्टे हो सकता है. सो पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि अध्याय को छोड़ के, बिकॉज जो ट्रैक हमने सिलेक्ट करा था वो डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई था. तो जहाँ पे दोनों में से एक ही जा पाएगा, बिकॉज बच्चे वहाँ पे अलाउड नहीं है, हायर ऑल्टीट्यूड है और वहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी फैसिलिटी नहीं है. देन आई टॉक टू हिम कि यार मुझे तो जाना है, क्या करूँ. ही सेड उसमें सोचना था गो. एंड इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि अध्याय को 15 दिन कैसे रखोगे. 15 दिन तो मेरे सिर्फ ट्रैवलिंग के और ट्रैकिंग के थे. 15 दिन वैसा फर्स्ट टाइम होगा कि जब हम दोनों भी अलग रहे हो 15 दिन तक. सो आई थिंक रिलेशनशिप वर्क्स बेस्ट जब एक दूसरे को खुद के डिसीजन लेने की फ्रीडम हो. क्या बात है. वेरी ट्रू. एंड इट्स अबाउट कि एक दूसरे की लाइफ में तुम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो. राइट. बहुत सारे हम अपने पास कोई ना कोई क्लाइंट आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं और वही पता चलता है कि छोटी छोटी चीज़ है. कभी भी प्रॉब्लम बड़ा होता ही नहीं है. वो बस छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा होके इतनी बड़ी हो जाती है और फिर वो बड़ा ब्लास्ट ही होता है. वेरी ट्रू. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हमारे रिलेशनशिप से मुझे ये लगता है, बिकॉज हमारे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते ही हैं. राइट. हम भी
एक्सट्रीम्स है दोनों अपने अपने चीज़ों में, काम को लेके, घर को लेके, परवरिश को लेके। इनफैक्ट दो इज अ पेरेंटिंग कोच, तो आई हैव टू फॉलो हिम। मेरे खुद की भी तो कोई चॉइसेस होती है, आई डेफिनेटली फॉलो इट। एग्रीड। सो कमिंग द पॉइंट अगेन, मुझे आप दोनों से ये जानना है कि बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस क्या होनी चाहिए? बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस, स्टॉप अज्यूमिंग। धारणा बनाना बंद कर दो कि वो ऐसा सोच रहा है, उसने ऐसा किया तो इस वजह से किया होगा। बेटर है बैठो आमने सामने, बात करो। माइंड में डाउट है, क्वेश्चन पूछ लो कि मुझे ऐसा लगता है, आपका क्या कहना है, क्लियर कर लो। करेक्ट, वेरी नाइस। आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, दैट इज आपको जो भी पार्टनर मिला है अभी, या कोई भी रिश्ता आपका है, आप मैरिड है या नहीं है, उस इंसान को आप अगर प्रोजेक्ट की तरह ले लो और ये देखो कि ये मेरा एग्जाम है, मुझे ये इंसान जो भी बिहेव कर रहा है वो अलग अलग तरह से टेस्ट ले रहा है। अच्छा बिहेव कर रहा है वो भी टेस्ट है, बुरा बिहेव कर रहा है वो भी टेस्ट है। मैं क्या करूं ताकि मेरा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो सके और इसमें मैं खुद के मेंटल मसल्स को कैसे बिल्ड कर सकूं। आई थिंक ये मैं खुद फॉलो करती हूँ और इसीलिए एक्सपेक्टेशन हट जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस आ जाता है। करेक्ट, वेरी नाइस। वाह। सो मैम आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा ये नहीं, उनके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। Great, great, wonderful, wonderful. So what do you think, what is the right age to get married? मेरे मुताबिक आई डोंट थिंक सो देयर इज अ एज टू इट, यू नो। हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, मैरिज शुड नॉट बी अ गोल जो बना लिया जाता है। 22 साल की बेटी हो गई, शादी करा लो, या 25 साल का बेटा हो गया, अब तो खोजना शुरू कर ले। जब शादी को गोल बना दिया जाता है तभी शादी के फेलियर्स बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज अब ये है कि उम्र हो चुकी है, देयर इज अ डेडलाइन टू इट, और चूज कर लेना है, और 3-4 गधे हैं उसमें से चूज कर लेना है। फिर बेटी खुश नहीं भी है, नहीं नहीं निभाना ही पड़ेगा। अरे ये सब नहीं होना चाहिए। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, लिविंग इज इम्पॉर्टेंट, जिंदगी का एक पर्पस होना इंपॉर्टेंट है। 90 साल के हो जाओ, पीछे मुड़ के जब देखो तब खुशी मिलनी चाहिए। द वे आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव डन समथिंग, मैं कोई मुझे याद रखे और उस प्रोसेस में कोई कंपेनियन मिल जाए जिसकी सोच मेरे साथ मैच होती है, जो मेरे वर्क के साथ अलाइन कर रहा है, जो मुझे रिस्पेक्ट करता है मेरे काम के लिए और मैं उसे रिस्पेक्ट कर सकता हूँ। खत्म हो गया बस। दिस इज व्हाट मैरिज इज। ट्रू, वेरी ट्रू। सो आई थिंक एज से ज़्यादा जो पर्सन है, जो कंपनी है, वो जो एज पे मिले वो परफेक्ट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, या फिर ये मेरे लिए है ही नहीं? वो आपको तभी पता चल सकता है कि इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है जब पहले आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए। That's true, yeah. So many times we are only not sure. हम ही लाइफ में खुद ही कंफ्यूज चल रहे हैं, और हमें जब वो पार्टनर मिलता है जो हमें सोल्यूशन देना शुरू करता है, Yeah. फिर उसके साथ रहते हुए 1 साल के बाद हम रियलाइज करते हैं गलत रिलेशनशिप में, क्योंकि वो हमें कहीं दूर बना के ऐसी दिशा में लेकर जा रहा है जहाँ पर हम कभी जाना ही नहीं चाह रहे थे। राइट राइट राइट। सो मान लीजिए कि अगर ऐसे कोई रिलेशन में हम आ जाते हैं जो आज जनरली लुक को देख के या मे बी एक कंपटीशन लगी रहती है कि अच्छा कोई है नहीं साथ में, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई गलत रिलेशन में आ भी जाए तो कैसे पहले तो पता चलना कि हाँ वेदर आई एम इन द राइट रिलेशन और नॉट, और फिर उसमें से कैसे निकलना? आई पर्सनली फील कि जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तब आपका हैप्पीनेस लेवल है ना दिन भर दिन कम होते जाता है। आप नहीं हो, कुछ वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो सामने वाला चाहता है, राइट? एंड डेली यू विल स्टार्ट फीलिंग कि उनके साथ मिल करके या बातें करने के बाद आपकी एनर्जी और डाउन होती जा रही है, इमोशनली आप डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, यू फील दैट दिस इज़ नॉट द लाइफ आई वांटेड टू लिव। इसका एक ईजी सोल्यूशन मैं देता हूँ इसमें से बाहर निकलने का, कि पहले तो आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि 50 साल बीत चुके हैं, 100 साल बीत चुके हैं, क्या मैं इसी तरह से ज़िंदगी जीना चाहूँगा इस इंसान के साथ? एंड इफ नॉट, तो जितना डिले करोगे उतना नुकसान ज़्यादा होगा, उतनी तकलीफ ज़्यादा होगी। बेहतर है कि जल्दी डिसीजन लो, और डिसीजन से पहले भी अपना ओपिनियन क्लैरिटी सामने वाले को दो। इट इज़ नॉट अ वन साइडेड डिसीजन। वेरी ट्रू।
और अपना वाई क्लियर करो। अगर वो इंसान अपने आप को भी बदलने के लिए तैयार है आपके लिए, तो उसने प्यार किया है। बाकी वन साइडेड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम मेरे लिए बदलो और मैं ना बदलूँ, उसे प्यार नहीं कहते। वेरी ट्रू। सुनाओ, बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ जो आप दोनों के जीवन के अनुभवों से मिला हुआ है। एंड आई होप कि ये सारी की सारी चीज़ें सारे के सारे सब्सक्राइबर्स एंजॉय करा होगा पूरा का पूरा पॉडकास्ट। एंड आपकी क्या ग्रेटेस्ट लर्निंग है वो भी यहाँ पर आप ज़रूर से शेयर करें। एंड इन बिटवीन नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि जहाँ पर हम रैपिड फायर करने वाले हैं। एंड रैपिड फायर के अंदर पहली जो चीज़ में भी शायद दोनों से जिसको भी कंफर्टेबल लगे आंसर दे सकते हैं। पहला चीज़ जो आपको लगता है कि पेरेंटिंग का एक रूल जो पावरफुल है और वो हर घर में होना चाहिए, वो क्या रूल होना चाहिए? आई पर्सनली फील पेरेंटिंग का सबसे पावरफुल रूल है, एडवाइस मत करो, बोल के मत सिखाओ, बन के और करके सिखाओ। नाइस। नो एडवाइस इज द बेस्ट एडवाइस। नो एडवाइस इज द बेस्ट एडवाइस। वंडरफुल वंडरफुल। एंड कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके फ्यूचर चाइल्ड को आप कभी नहीं कहना चाहेंगे? बेटा बड़े होके डॉक्टर बनना है। उसको जो करना है वो कर सकता है। वो करे। सो हमारी कोई अपेक्षा उसके ऊपर नहीं थोपनी थोपनी है। ग्रेट 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 ग्रेट। एंड जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन जो शायद आपने काफ़ी कम उम्र के अंदर सीख लिया हो? नथिंग इज़ फॉर फ्री। हर एक चीज़ के लिए एफर्ट देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और अगर कोई चीज़ फ्री में मिल जाए तो उसकी कीमत कभी ना कभी चुकानी पड़ती है। सो इट इज़ बेटर दैट यू पुट राइट एफर्ट्स, और जो आप डिजर्व करते हैं वो आप ले। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। एंड स्ट्रिक्ट पेरेंट या बेस्ट फ्रेंड पेरेंट, कौन से पेरेंट ज़्यादा सही है? आई गेस स्ट्रिक्ट पेरेंट इज़ अ टोटली ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब वो लाठी वाला, चिल्लाने वाला, थप्पड़ मारने वाला तो काम होने ही नहीं वाला। आपके बच्चे ही एआई की दुनिया में पैदा हो रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट, नॉलेजेबल होने वाले हैं, उनको भी उनके राइट्स, लॉस सब पता है अब तो। इट इज़ बेटर कि बच्चों के साथ आप बच्चा बन के एंजॉय करो, आप भी ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। और बच्चों को सिखाने के बजाय दोस्त बन के उनके साथ बात करोगे, जैसे हमारा पॉडकास्ट चल रहा है एग्जैक्टली वैसे, तो ये बेटर पेरेंटिंग स्टाइल होगा। वंडरफुल वंडरफुल। मुझे लगता है बच्चों के साथ पॉडकास्ट खेलना चाहिए। एब्सोल्युटली। वंडरफुल ग्रेट। सो वन मिस्टेक ऑलमोस्ट एवरी कपल मेक, दैट इज सोचना कि प्यार तो अमर है, कुछ भी ना करना। इट्स लाइक अ बीज कि जिसको आपको पानी डालते रहना पड़ेगा, सनलाइट देते रहना पड़ेगा, तब जाके वो पौधा ग्रो करेगा। वंडरफुल। मुझे लगता है कि हर एक कपल्स सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं। वो आपके अंदर का बच्चा ही था जो एक्चुअली एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा था। ग्रेट 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 ग्रेट। सो सर, आपका क्या मानना है कि लव इज अ चॉइस और लव इज अ फीलिंग, क्या सही है? लव इज डूइंग, सो टू डू इज टू लव। इज टू लव। That's true. ग्रेट 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 ग्रेट। सो योर रिलेशनशिप रेड फ्लैग्स, जो आपको लगता है कि तुरंत हमें पता चल जाना चाहिए कि ये सामने वाला पर्सन इज रॉन्ग फॉर मी। एक हो सकता है इंटीग्रिटी, वो जो बोल रहा है और वो जो जी रहा है, जब उसमें एक अंतर होता है तो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। और अगर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वेरी बिग रेड फ्लैग। माने एक कहावत है कि मक्खन लगाने वाले के हाथ में छुरी ज़रूर से होती है। यस। सो आई थिंक राइट। वंडरफुल वंडरफुल। एंड एक बिलीफ जो आपको दुनिया से अलग बनाता है, अभी दोनों को एक एक बिलीफ बता पाए कि जिसके कारण आप दुनिया से पूरे अलग हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब अलग हैं, मैं अलग नहीं हूँ, हम सब अलग हैं। कुछ लोग जान चुके हैं, कुछ लोग जानने वाले हैं। वाह वाह। सॉरी। ओशो आई जाए अंदर तो आपने पगे लागी ले पड़े हो। आज गुरु पूर्णिमा में आई गया। आई थॉट द सेम वे कि यदि ओशो होते तो ऐसा ही कुछ आंसर होता। ग्रेट 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 ग्रेट। सो
एनर्जी जो हमारी है उसको क्लीन करने के लिए आपका कोई फेवरेट रिचुअल? I personally feel one is meditation and the other is gratitude. कोई ऐसी एक चीज जिसको लेकर आप रोज ग्रेटिट्यूड फील करते हैं अपने जीवन के अंदर? मेरे पास जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके लिए आई एम एवरी डे ग्रेटफुल. लोग बिजी में स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, मैं बिजी में ग्रेटफुल फील करता हूँ. ग्रेट 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 ग्रेट. एंड मे बी शायद आपका अब थोड़े से हम पर्सनल सिचुएशन और थोड़े से फनी क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं. सबसे एम्बेरसिंग स्टेज मोमेंट यदि कोई आपको याद आ रहा हो? हाँ, कहना बताओ. एक बार ऐसा हुआ कि वो मेडिटेशन करवा रहे थे और अचानक से मेडिटेशन में लाइट चली गई. स्टेज है, पूरा रैंप है, तो उनका स्टेज ऐसे होता है टी शेप, ऐसे है, यहाँ पे खत्म हुआ बट यहाँ रैंप है. अब वो गलती से, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ जाने के बजाय यहाँ जहाँ स्टेज खत्म हो रहा है, चालू मेडिटेशन में गहरी सांस अंदर लीजिए, और वो खुद गए नीचे. और तो भी उस कंडीशन में ऐसा ही था ना कि अब तब मैं नहीं थी, बट ये मैंने सुना हुआ है. So my most embarrassing moment on stage was, मैं दिल्ली के स्टेज पर हूँ और मेडिटेशन चल रहा है, अचानक से लाइट चली गई. अब लाइट जब चली गई तो मैं रैंप पे आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि माइक बंद हो चुका और पीछे तक मेरी आवाज जानी चाहिए, और मेडिटेशन में लोग डिस्टर्ब हो जाए, ब्रेक हो जाए मेडिटेशन, वो मैं नहीं चाह रहा था. तो ये जो स्टेज था जिसमें मैं यहाँ से जब जाने की कोशिश किया पोडियम से, तो रैंप आया नहीं था और उससे पहले मैंने आगे पैर रख लिया. आई वाज जस्ट गेसिंग कि शायद वहां पर रैंप है, और मैं माइक के साथ सीधा नीचे गया. एंड आई गेस 2 सेकंड का पॉज मैंने लिया. ऑलमोस्ट 5 फीट का फॉल था मेरा, बट देन लेटे नीचे बैठ के मेडिटेशन चालू है. तो शायद कोई ऑडियंस आंख खोल के देखेगा तो बोले सर भी नीचे मेडिटेशन कर रहे थे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आपका फेवरेट टीवी शो जो आप देखना पसंद करेंगे आपके फ्री टाइम में? फ्रेंड्स. कपिल शर्मा. ओके, सेम विद मी, कपिल शर्मा एंड फ्रेंड्स तो मल्टीपल टाइम्स देखा है. या मैंने 4 बार फ्रेंड्स देखा है. कीप रिपीटिंग इट. इट्स अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी. आप दोनों का फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट पानी पूरी, जैसे हर फीमेल का होता है. पिछली बार कब खाया था? वो टाइम हुआ. आपका फेवरेट? बताओ. मेरा फेवरेट बहुत सारा है. बताओ. कोई भी मिठाई जो घर पे बनाई हो, स्पेशली मम्मी ने Indian बनाई desserts. हो. इंडियन डेजर्ट्स. और बताओ. और आपको वो वड़ा पाव या बहुत पसंद है. आई लाइक पिज्जा. आई लाइक ऑल द स्वीट्स. Very good, very good. And who is your biggest mentor than each other? मेरे लिए अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो टोनी रॉबिन्स इज लाइक अ रोल मॉडल, गॉड फादर, जो भी मैं कह सकता हूँ. शायद उनके अलावा किसी और की बातें मुझे कम ही समझ आती हैं. एंड शिवांगी तो इसीलिए आपको आई थिंक इंडिया का टोनी रॉबिन्स कहा जाता है. वो बस लोगों का प्यार है. लेकिन आई पर्सनली फील शिवांगी के अलावा हमारे घर में भी दोनों पेरेंट्स भी बड़े कमाल के मेंटर्स हैं हमारे. तो वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम देम. एक्सीलेंट. मेरे लिए आपने कहा कि एक दूसरे के अलावा नाम दीजिए, बट ही इज़ माई बिगेस्ट रोल मॉडल, और वो ही मुझे इंस्पायर करता है. मैं बहुत गुरु के पास गई हूँ, बहुत अलग अलग मेंटर, बट उनको मिलने के बाद अभी मुझे आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है. अच्छा नहीं मिल रहा. कोई एक गीत जो आप एक दूसरे के लिए गाना चाहेंगे, आप इनके लिए कौन सा गाना गाना चाहेंगे? कोई एक लाइन? कुछ तो है तुझसे राबता. आप गई. Now, yeah. I have trouble with recalling lyrics. मुझे ना कोई शब्द याद Same with है. आप भगवत गीता के श्लोक पूछ लो, आप स्पीचेस याद करा लो, बट गाने मुझे याद नहीं रहते. सेम में मुझे गाने याद नहीं रहते. और मेरे साथ गड़बड़ ये होती है कि कभी हम घर पे प्लान करते सारे फ्रेंड्स,
तो मैं एक लाइन एक गाने की गाता हूँ, जब दूसरा लाइन होता है दूसरे गाने की, और तब ये मुझे रोकती है, बोले ये गाना दूसरा आ गया। अंताक्षरी। आप अकेली अंताक्षरी खेल रहे हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड यदि आपकी लाइफ एक बुक होती तो फिर उसका टाइटल क्या होता? चेंज योर लाइफ के अलावा, क्योंकि वो आपकी बेस्ट सेलर बुक है एंड वर्कशॉप भी बहुत अच्छा है, बट चेंज योर लाइफ के अलावा क्या टाइटल होता? लर्न, लिव, पास इट ऑन। nice. यस मैम, आप कुछ? मेरे हिसाब से आई डोंट नो मैं उसे कैसे शब्दों में रखूं, बट आई वांट टू से होलिस्टिक सक्सेस। मतलब एक ही फील्ड में नहीं, मल्टीपल। होलिस्टिकली आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो देखिए। ग्रेट ग्रेट। यदि आप एक दूसरे को देखें तो आप अपने लिए क्या है, मिरर या मैग्नेट? मैग्नेट। मिरर तो मुश्किल है, मिरर मैं इतना डाइट नहीं कर सकता। ग्रेट ग्रेट। मिरर बन जाते हो तो मैग्नेट अपने आप हो जाते हैं। वो भी है, वो भी है। एंड यदि आपको 1 करोड़ डोनेट करने होंगे तो कौन से क्वज के लिए आप करना चाहेंगे? हालांकि आप उतना या उससे ज़्यादा डोनेट आप करते ही हैं, सो कौन सा क्वज है जो आपको लगता है कि जहाँ पर आप सोसाइटी को पे बैक करना चाहते हैं? मेरे लिए डोनेट करना, किसी की मदद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉज कोई भी हो, मेरे दिल के करीब भी हो सकता है, शायद वो मेरे लाइफ का कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आई पर्सनली फील कि जब मैं दूसरों को देख के अगर उनके पेन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वो उन लोगों को मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ। इट्स जस्ट अबाउट हेल्पिंग पीपल। एक्सेलेंट। तो हेल्प करना इज द क्वज, इज द पर्पस। वंडरफुल। क्योंकि साथ लेकर तो वैसे भी नहीं जाने वाले, तो ग्रेट। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं। यदि आपके पास एक सुपर पावर हो तो आप दुनिया को या देश को क्या देना चाहेंगे? एक आप और एक आप। अगर मेरे पास एक सुपर पावर है तो मैं वो सुपर पावर को चूज करना चाहूँगा कि मुझे सोना ना पड़े। आई कैन वर्क 24 आवर्स। 24 आवर्स। वेरी नाइस। आई थिंक आपने पूछा कि सुपर पावर होता तो देश को या दुनिया को क्या देना चाहते, तो मैं रिच माइंडसेट देना चाहती, जो स्नेह सिखाते हैं सबको। रिच माइंडसेट पैसों को लेकर नहीं, हर एक एरिया को लेकर। ग्रेट। और आई थिंक जब चेंज योर लाइफ वर्कशॉप अटेंड किया था तो मेरा भी पैसों को लेकर जो माइंडसेट था वो सर ने डेफिनेटली बहुत अच्छे से चेंज किया था इस बार जो मुंबई का CYL था, एंड हमारी फिर बात भी हुई थी। एंड डेफिनेटली यस, सो सर हमेशा सबका एटीट्यूड शिफ्ट करने में, चेंज करने में, और जो चेंज योर लाइफ वर्कशॉप है वो एक्चुअली वो जिया हुआ है, लोगों की लाइफ को आपने चेंज किया हुआ है। एंड वी आर वेरी मच हैप्पी कि आप हमारे इनविटेशन पे हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट पे आए। ये स्टूडियो का फर्स्ट पॉडकास्ट है, हमारा अहमदाबाद का फर्स्ट पॉडकास्ट है, एंड वी आर वेरी मच हैप्पी एंड ग्लैड, and thank you very much. Thank you so much. No, thank you so much. We are privileged to be here, and you both are a power couple. What you guys are doing and giving to the society is next level. मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कपल है, आप पेरेंट है, अगर आप एक पेरेंट बनने वाले हैं, तो they should learn from you. You are the right coaches कि जिनके पास से वो लोग सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू। जिस तरह से आपने प्यार से सवाल पूछे हैं, आई थिंक आपकी जो डिविनिटी है वो दिखती है, सो थैंक यू। Thank you. Thank you so Thank you much. very much. Yes.